नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, एग्जाम बिल्कुल सर पे है और अगर आप आरबीडब्ल्यूएम को लाइटली ले रहे हैं ना तो पेपर आपको लाइटली नहीं लेगा। आरओए, आरओई, लीवरेज, बिग डेटा, बिजनेस मॉडल सब पढ़ा हुआ लगता है, पर एग्जाम हॉल में जाते ही कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि लास्ट मोमेंट रिवीजन मिसिंग है। इस वीडियो में हम सिर्फ एग्जाम रिलेवेंट पॉइंट रिवाइज करेंगे, वन लाइन कंसेप्ट, एमसीक्यू ट्रैप, एग्जैक्टली वो लाइन जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है। कोई थ्योरी ओवरलोड नहीं है, केवल स्कोर बूस्टिंग क्लैरिटी है। तो ये आप यदि आरबीडब्ल्यूएम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दोस्तों ये जो रिवीजन है लगभग 1 घंटे का रिवीजन सेशन है, आपके मार्क्स का गेम चेंज कर सकता है। और हाँ दोस्तों, यदि इस वीडियो का आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो इस नंबर को सेव कर लें, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं अपने पहले कंसेप्ट के साथ। रेगुलेटर अब बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। अनफेयर प्रैक्टिस पे जीरो टॉलरेंस है, इनटॉलरेंट ऑफ द अनफेयर प्रैक्टिस। रिजल्ट क्या हुआ कि बैंक पे हैवी पेनल्टी लगता है और रीजन सिंपल है, कस्टमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं हुआ। तो रेगुलेटर क्या चाहते हैं? रेगुलेटर सिर्फ रूल्स ही नहीं चाहते, रेगुलेटर कस्टमर को कॉन्फिडेंस मिले कि उसका राइट सेफ है। इसके लिए इसीलिए अलग अलग अथॉरिटी बनाई गई है। किसके लिए दोस्तों? फेयर मार्केट कंडक्ट के लिए और फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे कीवर्ड याद रखिएगा, सेपरेट अथॉरिटी। ये कीवर्ड है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सेपरेट अथॉरिटी। तो बैंक के लिए एक बिग वार्निंग है कि रिटेल बैंकिंग तभी चलेगी जब कस्टमर को फेयर ट्रीटमेंट मिले, स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो, स्ट्रॉन्ग प्रोसेस हो, राइट। फेयर ट्रीटमेंट, स्ट्रॉन्ग सिस्टम एंड प्रोसेस। और अगर ये नहीं कर सकते ना तो एग्रेसिव रिटेल एक्सपेंशन एक तरह का डेंजर हो जाता है। तो सबसे पहले टेस्टेड एरिया आता है सर, क्या क्या रिटेल बैंकिंग के चैलेंजेस हैं। पहला होता है सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड प्राइसिंग इशू, यानी बैंक क्या कर रही है, आर्बिट्रेरी और इलॉजिकल प्राइस चार्ज लगा रही है। मिनिमम बैलेंस नहीं तो चार्ज, चेक बाउंस हो गया तो चार्ज, अकाउंट साइलेंट है फिर भी चार्ज। सबसे बड़ा कंसर्न यही है दोस्तों कि पुअर सब्सिडाइजिंग द रिच। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, राइट। सब चीज में चार्ज लगा रही है और जो पुअर है वो सब्सिडाइज कर रहे हैं रिच को, यानी कि गरीब ज्यादा चार्ज देता है, रिच को बेनिफिट मिलता है। प्राइजिंग में ना फेयरनेस है ना कोई लॉजिक है। तो प्राइजिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए गए हैं सर। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए, रिस्क बेस्ड होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, वैल्यू एडेड होनी चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि प्राइजिंग के बारे में कौन सा कथन सही है, अगर ऑप्शन में रिस्क बेस्ड और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लिखा है, आंख बंद करके टिक कर दीजिए। तो दोस्तों एग्जाम के लिए 3 फैक्ट याद रखेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन फेलियर जो है रेगुलेटरी पेनल्टी अट्रैक्ट करता है, और दूसरी बात याद रखेंगे कि फेयर कंडक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए सेपरेट अथॉरिटी है, यानी सेपरेट अथॉरिटी है दोस्तों फेयर कंडक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। फिर दोस्तों एक बात और याद रखेंगे कि अनफेयर प्राइसिंग एक मेजर चैलेंज है रिटेल बैंकिंग में। तो रिटेल बैंकिंग में प्रॉफिट तभी सस्टेनेबल है जब कस्टमर को लगे कि बैंक फेयर है। चलिए अब इस पे थोड़ा सा एमसीक्यूज कर लेते हैं। थोड़ा सवाल का जवाब दीजिएगा कि कौन सा प्राइसिंग प्रिंसिपल एसेंशियल है रिटेल बैंकिंग के सक्सेस के लिए? आर्बिट्रेरी, सब्सिडाइजिंग रिच कस्टमर, फ्लैट प्राइस फॉर ऑल, रिस्क बेस्ड एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। यस, ये होना चाहिए, रिस्क बेस्ड और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग होनी चाहिए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो रिटेल बैंकिंग में होता है दोस्तों, ये इंश्योर करता है कि फेयर ट्रीटमेंट रहे, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग रहे और कस्टमर का राइट का प्रोटेक्शन हो। तो दोस्तों हमने क्या सीखा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फेयर मार्केट कंडक्ट, पेनल्टी, अनफेयर प्रैक्टिस, प्राइसिंग का मेन इशू है आर्बिट्रेरी चार्जेस, और आइडियल प्राइसिंग क्या होगा जो रिस्क बेस्ड हो और फेयर हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। तो देखिए ग्लोबल सीन क्या है दोस्तों कि अगर आज इंस्टेंट पेमेंट सिर्फ फैसिलिटी ही नहीं, बैंक और रेगुलेटर का कोर सिस्टम बन गया है, राइट। रीजन क्या है? रीजन है अर्ली सक्सेस स्टोरी ने प्रूव कर दिया कि जो हमारा स्पीड है वही फ्यूचर है। पहले के सक्सेस स्टोरी ने ये प्रूव कर दिया कि स्पीड इज इक्वल टू फ्यूचर। तो कहा जाए तो इंडिया में एनपीसीआई है और आरबीआई है। इंडिया यहाँ पे चैंपियन है। एनपीसीआई ने एडवांस पेमेंट इनोवेशन लाए, आरबीआई का इन्हें फुल सपोर्ट मिला। और दोस्तों पेमेंट टाइम ड्रामेटिकली कम हो गया। तो पेमेंट का टाइम था दोस्तों उसमें ड्रामेटिकली कम आ गया और अपकमिंग टाइम में और भी फास्टर होने लगे। तो एनपीसीआई को याद रखेंगे इनोवेशन के लिए, राइट, और आरबीआई को याद रखेंगे सपोर्ट देने के लिए। फिर सर यूरोप का जो सिस्टम है उसको सेपा कहा जाता है। पिछली बार पूछा था ये पॉइंट। यूरोप ने क्या किया कि सेपा स्कीम लॉन्च किया। सेपा से क्या हुआ? सेटलमेंट टाइम इनका कम हुआ। और सेपा का जो इंस्टेंट क्रेडिट ट्रांसफर होता है ये नेक्स्ट लेवल स्पीड प्रोवाइड करता है। 10 सेकेंड के अंदर पैसा क्रेडिट हो जाता है सेपा के माध्यम से। ये 10 सेकेंड याद रखेंगे, इसीलिए हाईलाइट किया है मैंने। फिर सर आता है यूएसए का फेड नाउ। तो यूएसए का वर्जन है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम लोग फेड नाउ। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? यूएस के फेडरल रिजर्व ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें भी दोस्तों की पॉइंट है इंस्टेंट क्रेडिट ट्रांसफर सेकंड के अंदर, और इसका भी लिमिट है $25,000। तो अमाउंट लिमिट जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सर फ्यूचर डायरेक्शन। तो नेक्स्ट फोकस क्या है? नेक्स्ट फोकस है हमारा इंटरनेशनल इंटर ऑपरेबिलिटी पे। पॉसिबल हो रहा है क्योंकि आईएसओ
20,000 बाइट्स स्टैंडर्डाइजेशन के कारण। इससे क्या होगा कि क्रॉस बॉर्डर का जो पेमेंट है तुरंत बढ़ जाएगा, बूम हो जाएगा। तो इतना प्रोग्रेस होने के बावजूद दोस्तों और भी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो बिजनेस मॉडल की यदि बात कर ले रिटेल बैंकिंग में, सिंपल फंडा समझिए, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक, सबका रिटेल बैंकिंग मॉडल अलग अलग होता है और एग्जाम यहीं से क्वेश्चन बनाता है। सवाल है कि कौन कौन से मेजर अप्रोच है रिटेल बैंकिंग बिजनेस के। तो एक तरह होता है 3 अप्रोच होते हैं और बैंक जनरली इनमें से कोई एक अप्रोच को फॉलो करता है। पहला अप्रोच होता है एसबीयू, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। यानी इसमें कहा एक लाइन में बोले हम तो रिटेल बैंकिंग को सेपरेट प्रॉफिट सेंटर मानते हैं हम लोग। वी कंसिडर रिटेल बैंकिंग एज अ सेपरेट प्रॉफिट सेंटर। दूसरा अप्रोच होता है हमारे पास डिपार्टमेंटल अप्रोच, यानी रिटेल बैंकिंग को एक डिपार्टमेंट माना जाता है। थर्ड अप्रोच वी हैव इज इंटीग्रेटेड अप्रोच, यानी रिटेल बैंकिंग जो है ओवरऑल बिजनेस प्लान का पार्ट होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पॉइंट से ही सीखा कि इंस्टेंट पेमेंट आजकल की ग्लोबल नेसेसिटी बन गई है। यूरोप का 10 सेकेंड, यूएसए का फेड नाउ जो कि 25 मिलियन $25,000 इसका लिमिट है, और रिटेल बैंकिंग के 3 अप्रोच की हमने बात की। अब जरा पहला अप्रोच को डिस्कस करते हैं जो कि है हमारा एसबीयू। सर एसबीयू क्या होता है कि एसबीयू को कहा जाता है बैंक का ऑटोनोमस डिवीजन। मैं हाईलाइट कर देता हूं की पॉइंट, इसे कहा जाता है बैंक का ऑटोनोमस डिवीजन। इतना स्मॉल की फ्लेक्सिबल रहे और इतना लार्ज की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कंट्रोल कर सके। मतलब इतना स्मॉल रहे कि वो फ्लेक्सिबल रहे, इतना लार्ज रहे कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सके। तो कीवर्ड याद रखिएगा ऑटोनोमस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये ऑटोनोमस वर्ड याद रखिएगा। इसके की फीचर्स की बात कर लें तो आप ये प्रॉफिट सेंटर है दोस्तों, मतलब अपना प्रॉफिट अपना अकाउंटेबिलिटी, पहली बात। दूसरी बात है कि इसका फोकस होता है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे, डिफाइंड मार्केट सेगमेंट पे, और ये दोस्तों फ्लेक्सिबल होता है। राइट, एसबी हो सकता है कि आपका लार्ज बैंक का एक यूनिट हो, या हो सकता है कि एक इंडिपेंडेंट बिजनेस हो। तो यहाँ पे एक कीवर्ड जो हमने यहाँ से सीखा वो है प्रॉफिट सेंटर, ये बॉम लाइन है। यदि भारतीय बैंकिंग में बात की जाए तो 10 बैंक का जो स्टडी किया गया, रिसर्च स्टडी किया गया, उससे पता चला कि बिजनेस मॉडल अब प्राइवेट और फॉरेन बैंक जैसा हो गया है। राइट, टॉप पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो एसबीओ अप्रोच को अडॉप्ट कर ली हैं और उनका भी बिजनेस मॉडल प्राइवेट और फॉरेन बैंक जैसा हो गया है। पब्लिक बैंक भी रिटेल में एग्रेसिव हो रहे हैं, और जो नए जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो डे 1 से एसबीओ अप्रोच ही फॉलो करते हैं। उनका फोकस क्लियर रहता है, उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर रहता है। राइट, ये इंसेप्शन वर्ड याद रखिएगा, कैच वर्ड है। तो और फॉरेन बैंक 100% एसबीयू मॉडल ही फॉलो करते हैं, बिजनेस फोकस शार्पली डिफाइंड है। तो हमने क्या क्या सीखा सर एसबीयू के बारे में। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि ये ऑटोनोमस डिवीजन होता है, ये एक प्रॉफिट सेंटर की तरह काम करता है, ये इसमें प्रोडक्ट और मार्केट फोकस्ड होते हैं, और प्राइवेट और फॉरेन बैंक तो पहले दिन से ही नेचुरल एसबीयू यूजर हैं, पब्लिक बैंक भी अब एसबीयू की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है एसबीयू एज ए मैनेजमेंट टूल। दोस्तों एसबीओ सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट नहीं है, ये काम करता है एमबीओ पर। आपने एमबीओ पढ़ा होगा दोस्तों, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पे काम करता है। मतलब हर बिजनेस को अलग अलग मॉड्यूल की तरह ट्रीट किया जाएगा और हर मॉड्यूल का क्लियर टारगेट होता है। आपके सामने टारगेट दे देगा और फिर आप उसे टारगेट को अचीव करने के लिए आप कुछ प्रोसेस इंप्लीमेंट करेंगे और फिर फाइनली चेक करेंगे कि जो आपने टारगेट सेट किया था वो रीच हुआ या नहीं रीच हुआ। तो ये होता है एमबीओ। राइट, एमबीओ तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में बता दिया। तो हर बिजनेस को अलग अलग मॉड्यूल की तरह ट्रीट किया जाता है, और हर मॉड्यूल का, जिसको बोलते हैं मॉड्यूलर स्ट्रेटजी, और हर मॉड्यूल का अपना अपना टारगेट होता है। अब टारगेट कैसे होते हैं, तो टारगेट या तो प्रॉफिट बेस्ड होंगे या परफॉर्मेंस बेस्ड होंगे, कोई वे गोल नहीं रहेगा, सब नंबर और अकाउंटेबिलिटी के साथ रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ तो बिजनेस मॉडल को या तो मॉडिफाई कर लो या फिर क्लोज डाउन कर लो। राइट, इसको ही बोलते हैं नॉक डाउन स्ट्रेटजी। पूछा जा सकता है कि ये जो नॉक डाउन स्ट्रेटजी है वो कौन से मॉडल में काम करता है, तो याद रखेंगे एसबीयू मॉडल में काम करता है। तो कीवर्ड पकड़िए, एसबीयू ऑटोनोमस है, प्रॉफिट ओरिएंटेड यूनिट है, प्राइवेट और फॉरेन बैंक इसे प्रीफर करते हैं, टारगेटेड प्रॉफिट पे फोकस है, क्लियर अकाउंटेबिलिटी पे फोकस है। राइट, और एसबीयू को एमबीयू से लिंक कीजिएगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से। एक सवाल है कि कौन सा बैंकिंग बिजनेस मॉडल हर बिजनेस को ऑटोनोमस प्रॉफिट सेंटर मानता है, डिपार्टमेंट, इंटीग्रेटेड, एसबीयू या ब्रांच बैंकिंग। सही जवाब है एसबीयू। एसबीयू क्या करता है दोस्तों कि हर बिजनेस को एक ऑटोनोमस प्रॉफिट सेंटर की तरह ट्रीट करता है। राइट, प्रॉफिट सेंटर देखा तो सीधा एसबीयू पे टिक लगा दीजिए। तो दोस्तों कीवर्ड को रिकैप कीजिए। मैंने आपको बता दिया कि जब भी रिटेल बैंकिंग का मॉडल आएगा तो एक तरह का स्ट्रेटजिक स्ट्रक्चर होता है। एसबीयू के बारे में बताया कि ऑटोनोमिक प्रॉफिट्स, और ये ऑटोमेटिक यहाँ देखिए लिखा है रिटेल बैंकिंग मॉडल स्ट्रेटजिक स्ट्रक्चर। एसबीयू का नाम आएगा तो ऑटोनोमस प्रॉफिट सेंटर, प्राइवेट बैंक हो या फॉरेन बैंक हो, ये एसबीयू ड्रिवन होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक भी ग्रेजुअली एसबीयू की तरफ बढ़ रहे हैं, और एसबीयू का जो कंट्रोल मैकेनिज्म होता है वो एमबीओ होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है। सर अब हम लोग बात करते हैं
कि डिपार्टमेंटल अप्रोच के बारे में। इसको बढ़ने से पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आप यदि कंफ्यूज है कि सर 15 दिन में क्या पढ़ें, तो दोस्तों हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है अपने जेआईवी के लिए, जिसमें दोस्तों हमने क्या किया है कि जो टीयर वाइज जो है सब्जेक्ट को क्लासिफाई किया है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। यदि आप टीयर 1 और 2 भी सही ढंग से कर लेते हैं ना, निश्चित रूप से आपका 50 नंबर फिक्स है, क्योंकि टीयर 1 में जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए जिस टॉपिक से उसको इंक्लूड किया गया है। उसका सेपरेट थ्योरी पीडीएफ, सेपरेट एमसीक्यूज और क्विजेज, सेपरेट वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मुश्किल से 30 से 40 मिनट का वीडियोस है, राइट। यदि आप उतना कवर कर लेते हैं, टीयर 1 और टीयर 2 लगभग हाफ द सिलेबस कवर कर लेते हैं, तो मोर देन सफिशियंट है। आप यदि टीयर 3 कर लेंगे तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, राइट। यदि डिटेल में जानना चाहते हैं इसके बारे में, टीयर वाइज स्ट्रेटजी के बारे में, तो मुझे व्हाट्सएप कर दे इस नंबर पर। आप पढ़े होंगे दोस्तों 80-20 रूल होता है, पैरेटो प्रिंसिपल, यानी दोस्तों 20% एफर्ट से आपका 80% काम हो जाता है, और यही क्रैश कोर्स इसी पे फोकस्ड है। चलिए डिपार्टमेंटल अप्रोच में वापस लौटते हैं। इस अप्रोच में बैंक को बिजनेस के बेसिस पर नहीं बल्कि फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। यानी बैंक को हम लोग फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, बिजनेस के बेसिस पर नहीं। मतलब हर काम जो है अलग डिपार्टमेंट करेगा। तो रिटेल बैंकिंग सिर्फ एक एक्टिविटी या सिर्फ एक एक्टिविटी माना जाता है, बिजनेस फोकस नहीं होता दोस्तों। इसके की फीचर्स की बात कर लें, देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। मतलब डिपार्टमेंट, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, प्लानिंग है, ये सब के सब डिपार्टमेंट वाइज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है। और प्रत्येक डिपार्टमेंट के अपने मैनेजर होंगे और उसका एक फिक्स चेन ऑफ कमांड होगा। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल हायरार्की है वो कीवर्ड है। यदि नेचर की बात कर लें इस डिपार्टमेंटल अप्रोच की, तो ये जनरल है, ये ट्रेडिशनल मॉडल है। और रिटेल बैंकिंग को अलग से एसबीओ ट्रीट नहीं किया जाता। हमने एसबीओ अलग चीज देखा था, यहाँ पे हम लोग सेपरेट एसबीओ नहीं मानते रिटेल बैंकिंग को। अब सवाल है कि कौन से बैंक फॉलो करते हैं ये मॉडल। देखिए दोस्तों, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है भारत के, वो प्रीडोमिनेंटली यही अप्रोच फॉलो करते हैं, राइट। और दूसरी बात है कि रिटेल बैंकिंग जो है ओवरऑल बैंकिंग का पार्ट होता है और सेपरेट रिटेल फोकस कम है। यदि हमारे ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक है तो उनका भी जो स्ट्रक्चर है वो कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर है, राइट। रिटेल बैंकिंग उसमें उनमें भी इंटीग्रेटेड है उनके बिजनेस प्लान में, ना कोई सेपरेट डिपार्टमेंट है ना कोई एसबीयू है ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक में, राइट। तो दोस्तों ये करने का मतलब कि ओल्ड जनरेशन वाले जो बैंक भी है ना, ये भी डिपार्टमेंट मॉडल को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या सीखा यहाँ से सर, हमने ये सीखा, यहाँ पे देखिए लिखा है कि डिपार्टमेंट मॉडल जो होता है ये होता है फंक्शन बेस्ड स्ट्रक्चर होता है। रिटेल बैंकिंग जो है एक फोकस बिजनेस लाइन नहीं है। खासकर ये डिपार्टमेंट मॉडल ज्यादा कॉमन होता है पीएसबी में, ओल्ड प्राइवेट बैंक में, हाँ, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के टर्म्स में ये कम फ्लेक्सिबल होता है, राइट। ये बात को ध्यान रखेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी कम मिलती है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें, तो रिटेल बैंकिंग को सिर्फ डिपार्टमेंट समझना और प्रोसेस मॉडल को मिस कर दिए तो क्वेश्चन गया हाथ से। आइए देखते हैं दोस्तों, डिपार्टमेंट मॉडल का मतलब सिंपल है कि रिटेल बैंकिंग को इंडिपेंडेंट बिजनेस नहीं बल्कि फंक्शनल एक्टिविटी की तरह मैनेज किया जाएगा। यानी कि काम डिवाइड होता है मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग के बेसिस पर। कोई अलग एसबीयू नहीं होता, राइट। कोई अलग प्रॉफिट सेंटर नहीं होता। सवाल है कि विच बैंकिंग मॉडल ऑर्गेनाइज रिटेल बैंकिंग बाय फंक्शन। यस, जब भी आपको ये फंक्शन वर्ड दिखे ना, सीधा डिपार्टमेंटल अप्रोच को टिक कीजिएगा। तो बेसिस ऑफ डिवीजन क्या है जी, किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं बैंक को, फंक्शन के बेसिस पर। फिर रिटेल का फोकस है दोस्तों लो, फ्लेक्सिबिलिटी कम होता है ये डिपार्टमेंटल अप्रोच में, और ये पीएसबी और ओल्ड प्राइवेट बैंक को फॉलो करते हैं डिपार्टमेंटल अप्रोच। आगे बढ़ा जाए, बढ़ते हैं हम लोग, तो बात करते हैं रिटेल बैंकिंग के प्रोसेस मॉडल की। यानी बीसीजी ने क्या स्टडी किया सर, बीसीजी होता है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। तो इन्होंने, इस ग्रुप ने देखा कि रिटेल बैंकिंग प्रोसेस कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, राइट। तो यहाँ पे कीवर्ड मैं यहाँ लिख देता हूँ सर, यहाँ पे बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की। यानी रिटेल बैंकिंग का जो प्रोसेस होता है वो ऑर्गेनाइज कैसे होता है। हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, तो टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, कस्टमर इंटरफेस, कॉमन कस्टमर डेटाबेस अवेलेबिलिटी। तो बीसीजी ने 4 प्रोसेस मॉडल दिए हैं दोस्तों, एक हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज, वर्टिकली ऑर्गेनाइज, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज और प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज। नाम याद रखिएगा, एमसीक्यू डायरेक्ट आता है। अब बीसीजी क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है कि सिंगल प्लेटफॉर्म पे कितना कस्टमर डेटा अवेलेबल है। अब सिंपल सी बात है कि हमारे पास एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, तो सिंगल प्लेटफॉर्म पे कस्टमर डेटा कितना अवेलेबल है, और बैंक की क्षमता है कि एसेट प्रोडक्ट, लायबिलिटी प्रोडक्ट या बाकी सर्विसेज ऑफर करें, राइट। एक ही कस्टमर को मल्टीपल प्रोडक्ट क्रॉस सेल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। मतलब कस्टमर एक ही है लेकिन हम क्या उसको मल्टीपल प्रोडक्ट सर्विस ऑफर कर पा रहे हैं, ये मेन देखा जाता है, राइट। यही होता है सिंगल प्लेटफॉर्म पे कितना कस्टमर डेटा अवेलेबल है। तो दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा अभी, डिपार्टमेंटल अप्रोच की हमने बात की जो कि फंक्शन बेस्ड होता है, रिटेल फोकस उसका लो है। जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है और ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो डिपार्टमेंटल अप्रोच ही फॉलो करते हैं। बीसीजी मॉडल में प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन स्टडी होता है। कोर लॉजिक आपको बताया सर, सिंगल कस्टमर डेटाबेस, क्रॉस सेल कैपेबिलिटी होता है।
ले हम लोग हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल की, इफ यू टॉक अबाउट इट, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोडक्ट वाइज मॉड्यूलर स्ट्रक्चर होता है। कस्टमर डेटा फ्रेगमेंटेड होते हैं, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट में फ्रेगमेंटेड होते हैं। और इसके फीचर्स की बात कर लें तो हर प्रोडक्ट को अलग प्रोसेस होता है। जैसे ये प्रोडक्ट 1 है, इसके लिए प्रोसेस अलग होगा, प्रोडक्ट 2 है, इसके लिए प्रोसेस अलग होगा। और इसमें क्रॉस सेलिंग नहीं होती है, लिमिटेड क्रॉस सेलिंग होती है, राइट। तो ये याद रखेंगे, हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल का कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर, फ्रेगमेंटेड डेटा, हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्रोसेस होगा, एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोडक्ट लेवल पे होता है, एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोडक्ट वाइज, और क्रॉस सेलिंग बहुत कम होती है। खासकर बहुत सारे पीएसबी इस मॉडल को यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल को, HOM हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, और कुछ ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक भी फॉलो करते हैं। तो एग्जाम के लिए कीवर्ड याद रखेंगे सर, प्रोडक्ट सेंट्रिक। ये एक प्रोडक्ट सेंट्रिक होता है हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, यानी प्रोडक्ट दिखे सीधा हॉरिजॉन्टल याद रखिए, प्रोडक्ट को हॉरिजॉन्टल से जोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों, केवल मैं आपको यही नहीं बता रहा हूं कि थ्योरी को, मैं आपको लॉजिक ही बता रहा हूं, क्या लॉजिक पकड़िए ताकि आप क्वेश्चन को सही टिक करके आए। दूसरा चीज है सर वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर है सर कस्टमर सेंट्रिक होता है, जैसे वो प्रोडक्ट सेंट्रिक था, ये हमारा कस्टमर सेंट्रिक होता है, और कस्टमर का डेटा एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पे अवेलेबल होता है। इसका फीचर क्या है दोस्तों कि सिंगल कस्टमर व्यू दिया जाता है, यानी कहने का मतलब कि एक ही डेटा हमारे पास एक ही है, लेकिन इससे मल्टीपल प्रोडक्ट लिंक है। ये प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, बहुत सारे प्रोडक्ट लिंक है, सिंगल डेटा यूज फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट। और दूसरी बात है कि इसका क्रॉस सेलिंग काफी अच्छा खासा होता है, अप सेलिंग भी कैपेबिलिटी है इसकी। कौन यूज करते हैं इसको? तो जो हमारे नए प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो इसे यूज करते हैं, राइट। क्रॉस सेलिंग यदि पूछा जाए सबसे बेस्ट कौन से मॉडल में है, तो ये वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में क्रॉस सेलिंग सबसे बेस्ट होता है। तो पूछा जाएगा सर बताइए एक ऐसा कोई मॉडल का नाम दीजिए जहां पे हम क्रॉस सेल कर सकें, मतलब डेटा वही है लेकिन सब अलग अलग प्रोडक्ट में, राइट। एक आदमी को हम बहुत सारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट, एक ही डेटा से मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो क्रॉस सेलिंग की क्षमता सबसे ज्यादा है वर्टिकल में। तो जब भी आपको वर्ड दिखे कस्टमर सेंट्रिक तो वर्टिकल ये कीवर्ड है। अब आता है सर प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, यानी PHOM। HOM हमने आपको बताया था प्रोडक्ट सेंट्रिक, PHOM की बात कर लें, ये भी प्रोडक्ट ओरिएंटेड ही होता है, राइट। कॉमन कस्टमर डेटा सेट कुछ प्रोडक्ट के लिए होते हैं। इसका नेचर क्या होता है कि एक तरह का ट्रांजिशनल स्टेज होता है, मतलब समझिए कि आप अभी हॉरिजॉन्टल से हैं और आप वर्टिकल में जा रहे हैं, इसके बीच का स्टेज होता है हमारा PHOM, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। तो ये कुछ पीएसबी इसको यूज करते हैं, और इसमें कीवर्ड याद रखिएगा पार्शियल इंटीग्रेशन, राइट। और तीसरा होता है सर PVOM, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। इसमें क्या होता है, ये मोस्टली कस्टमर सेंट्रिक है, राइट। कॉमन डेटा मोस्ट प्रोडक्ट के लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए डेटा कॉमन रहेगा। अब क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है। केवल लीडिंग पीएसबी यूज करते हैं वेस्ट एशिया वाले, वेस्ट इंडिया वाले, और फॉरेन बैंक खासकर यूज करते हैं। इसमें इंटीग्रेशन काफी फास्ट होता है। तो दोस्तों आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि जैसे बैंक वाइज एडॉप्शन की बात कर लें तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है मोस्टली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड है। मैंने अभी आपको बताया सर कि देखिए एक कॉर्नर पे हमारा HOM है, एक कॉर्नर पे हमारा VOM है। VOM में क्रॉस सेलिंग की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। HOM जो होता है सर वो प्रोडक्ट सेंट्रिक होता है, VOM जो होता है वो कस्टमर सेंट्रिक होता है। तो और बीच में आते हैं PHOM और PVOM, तो इसका भी एक्सट्रीम हो जाता है, समझे। जैसे हमारा जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, खासकर जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है मैक्सिमम के मैक्सिमम हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड है, हाँ कुछ के बाद प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल है। और एक मेजर पीएसबी जो होता है वो प्रीडोमिनेंटली वर्टिकल है, कि बहुत कम है प्रीडोमिनेंटली वर्टिकल। यदि हम ओल्ड प्राइवेट सेक्टर की बैंक की बात करें तो वहां भी मिक्स सिनेरियो है। कर्नाटका बेस्ड बैंक हॉरिजॉन्टल मॉडल फॉलो करते हैं, तमिलनाडु बेस्ड बैंक जो होते हैं वहां पे ब्लेंड है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का ब्लेंड है। जो हमारे नए प्राइवेट सेक्टर बैंक है ना वो वर्टिकल ऑनर यानी कस्टमर सेंट्रिक है, ये राइट कस्टमर सेंट्रिक है। सर फॉरेन बैंक की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये तो PVOM है, राइट प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल है। तो प्लीज कीवर्ड को याद रखिएगा सर कि जब भी आपको हॉरिजॉन्टल वर्ड दिखे प्रोडक्ट फोकस, वर्टिकल वर्ड दिखे कस्टमर फोकस। क्रॉस सेलिंग कहाँ बेस्ड होता है सर, वर्टिकल मॉडल में बेस्ड होता है। पीएसबी लैग क्यों कर रही है, क्योंकि उनका डेटा सिस्टम फ्रेगमेंटेड है। चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो डेटा जहां फ्रेगमेंटेड है वहां प्रोडक्ट फोकस, डेटा जहां सेंट्रलाइज है वहां कस्टमर और क्रॉस सेलिंग दोनों स्ट्रांग है। समझ में आया? चलिए आई होप ये चीजें क्लियर हुई होंगी। दोस्तों BCG मॉडल का सिंपल सा फंडा है कि कस्टमर डेटा इंटीग्रेशन और टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर, डेटा जहां सेंट्रल मॉडल वहां पे एडवांस। चलिए कुछ सवाल का जवाब देंगे। विच मॉडल ऑफर अ सिंगल कस्टमर व्यू अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट। देखिए लिखा है सेंट्रलाइज डेटा, तो वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल होगा। जब भी आपको दिखे वर्ड सिंगल कस्टमर, जब भी ये वर्ड दिखे सर सिंगल कस्टमर, सीधा VOM पे टिक लगा दीजिए, ये कुछ नहीं सोचना है। फिर से देखिए, फिर से रिकॉल कर लीजिए। बार बार मैं इसलिए रिकॉल करवाता हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं। अब सीधा एग्जाम में ही आंसर देना है आपको। हॉरिजॉन्टल मतलब प्रोडक्ट फोकस, वर्टिकल मतलब कस्टमर फोकस।
PHOM यानी पार्शियल कस्टमर डेटा, PVOM मतलब कि नियर कंप्लीट कस्टमर डेटा। अब हम लोग लायबिलिटी प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों रिटेल कस्टमर को जो डिपॉजिट प्रोडक्ट बैंक ऑफर करता है ना, वही बैंक का फंड बेस बनाता है, दैट फॉर्म द फंड बेस ऑफ द बैंक। यानी जो बैंक रिटेल कस्टमर को प्रोडक्ट ऑफर करती है, दैट बिकम द फंड बेस ऑफ द बैंक। तीन मेजर लायबिलिटी प्रोडक्ट की बात कर ले, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और टर्म डिपॉजिट। आपको पता होगा सर कि ये जो डिपॉजिट्स होते हैं, राइट, दीज डिपॉजिट्स आर अ काइंड ऑफ लायबिलिटी फॉर द बैंक, राइट। अब देखिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात कर लें कि आज कंपटीशन बेसिक फीचर पे नहीं है, डिफरेंशिएशन होता है सर वैल्यू एडिशन पे। बेसिक फीचर तो सभी लोग दे रहे हैं, कौन ज्यादा वैल्यू ऐड कर पा रहा है, राइट, हु इज एबल टू ऐड मोर वैल्यूज। तो शिफ्ट देखिए दोस्तों, पहले आप प्लेन वेनिला अकाउंट गया, अब प्लेन वेनिला अकाउंट से शिफ्ट हो चुका है वैल्यू इनरिच अकाउंट पैकेज पे। यानी सिंपल फंक्शनल प्रोडक्ट दीजिएगा तब तो वो ऑब्सोलेट हो गया, आउटडेटेड हो गया है, अब वो चलने वाला नहीं है। देखिए सेविंग बैंक अकाउंट का इवोल्यूशन कैसे हुआ। अब पहले क्या होता था, केवल पासबुक और चेकबुक दे दिए, नहीं, अब जेनरिक प्रोडक्ट है, मतलब एटीएम डेबिट कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड लिंकेज चाहिए, मल्टी सिटी चेक, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। आज का जो सेविंग अकाउंट है ये पूरा का पूरा दोस्तों एक डिजिटल बंडल है। देखिए ना, ये सब के सब डिजिटल बंडल ही तो हैं आज के सेविंग अकाउंट में। चलिए ये बातें क्लियर हो गई। तो हमने सर ये देखा कि जो हमारा BCG बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का जो मॉडल था वो डेटा और टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल था। वर्टिकल में कस्टमर व्यू होता है, लायबिलिटी प्रोडक्ट में बैंक का फंड बेस्ड है। अब हम लोग जरा कौन कौन से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं उसकी डिस्कशन करते हैं। एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, यह सब अब डिफरेंशिएशन नहीं रहा, एग्जाम में रियल गेम वैल्यू एडेड फीचर का है दोस्तों, यानी जो जितना वैल्यू एडेड फीचर देगा। अब तो ये सब तो बेसिक एक्सपेक्टेशन हो गया, ये तो हमको चाहिए ही चाहिए। दीज आर नो लॉन्गर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि क्या आप में अलग है, आपका यूएसपी क्या है, बट दीज आर नॉट नो लॉन्गर यूएसपी, दीज आर द बेसिक प्रोडक्ट दैट बिकम इंडिस्पेंसिबल पार्ट, राइट। सो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट क्या है दोस्तों, जैसे देखिए इंश्योरेंस लिंकेज, यानी सेविंग अकाउंट के साथ ही इंश्योरेंस दे देना, जिसमें ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस आता है, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस आता है, ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आता है, प्रीमियम कॉम्पिटिटिव होता है, अकाउंट पैकेज का पार्ट होता है। तो इंश्योरेंस में सेविंग अकाउंट जोड़ दीजिए, बस आपका रिलेशनशिप बिल्ड करेगा। फिर लोन रिलेटेड बेनिफिट दे दीजिए, आप अकाउंट होल्डर हैं तो रिटेल लोन प्रोसेसिंग चार्ज में कंसेशन दे दीजिए, बोलिए क्या कि ठीक है आपका प्रोसेसिंग चार्ज हम उसमें हम कंसेशन दे देते हैं। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दीजिए लोन सैंक्शन में, तो अकाउंट रिलेशनशिप से भी लोन एडवांटेज होता है। फिर आता है सर एक फैसिलिटी आप दे सकते हैं, स्वीप फैसिलिटी दे सकते हैं। तो इसमें दो चीज होता है, एक होता है स्वीप इन और एक होता है स्वीप आउट, ठीक है, स्वीप इन या स्वीप आउट। तो अब जैसे देखिए आपके पास एक सेविंग अकाउंट है, आपके पास एफडी है, इसके बीच में स्वीप इन स्वीप आउट का बेनिफिट दे सकते हैं। कैसे काम करता है कि देखिए थ्रेशोल्ड से ऊपर का आइडल फंड, ये मान लीजिए आपका थ्रेशोल्ड है, और इसके ऊपर का जो भी हमारा आइडल फंड रहेगा ना, राइट, ऑटोमेटिकली एफडी में स्वैप हो जाता है। थ्रेशोल्ड के ऊपर जो भी आइडल फंड रहेगा वो एफडी में स्वैप हो जाएगा, राइट, स्वीप हो जाएगा, सॉरी। तो हाई इंटरेस्ट अर्न करता है ये। तो इससे क्या होता है कि सेविंग बैलेंस की अर्निंग पावर बढ़ जाती है। तो ये एग्जाम फेवरेट टॉपिक है सर, स्वीप फैसिलिटी, इसको बोलते हैं हम लोग स्वीप फैसिलिटी। अब सर करंट अकाउंट की वैल्यू एडिशन की बात कर लें तो करंट अकाउंट में भी सिर्फ ट्रांजैक्शन ही नहीं, ऑलमोस्ट सेविंग बैंक के सारे वैलिड फीचर होते हैं। सेविंग अकाउंट के जितने भी वैल्यू फीचर हैं सब के सब करंट अकाउंट में इंक्लूडेड है, राइट। इसमें हमारा ऑटो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी आता है, स्ट्रक्चर एज अ पार्ट ऑफ द पैकेज। तो इसमें लिक्विडिटी भी है प्लस फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो हमने क्या क्या सीखा जी कि लायबिलिटी प्रोडक्ट में डिपॉजिट्स आएंगे, डिफरेंशिएशन होता है हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन, इंश्योरेंस और स्वीप फैसिलिटी मिला दीजिए, ये बहुत बड़ा इनोवेशन है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों लायबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो डिपॉजिट प्रोडक्ट एनरिच्ड विद टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस, इनकम इनहांसिंग फीचर, ये सब हमारे लायबिलिटी प्रोडक्ट में आते हैं। सवाल है दोस्तों आपसे कि कौन सी ऐसी फैसिलिटी है वो आइडल, क्योंकि आइडल सेविंग बैंक बैलेंस को हाई इंटरेस्ट अर्न करने देती है। सही जवाब है इसका स्वीप इन और स्वीप आउट फैसिलिटी, कि आपका जो आइडल पैसा पड़ा हुआ है ना एक थ्रेशोल्ड के ऊपर, वो सीधा सीधा आपका एफडी में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग स्वीप इन या स्वीप आउट फैसिलिटी। तो रिटेल बैंकिंग में प्रोडक्ट सिंपल हो सकता है लेकिन वैल्यू एडिशन सिंपल नहीं होना चाहिए, राइट। अब जरा बात करते हैं दोस्तों कीवर्ड को रिकैप कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि सेविंग, करंट और टर्म डिपॉजिट कोर लायबिलिटी प्रोडक्ट है, वैल्यू एडिशन ही डिफरेंशिएशन है, स्वीप फैसिलिटी इनकम इनहांसमेंट होता है। चलिए अब रिटेल बैंकिंग के मॉडल की बात कर लें तो यहाँ पे बात होती है स्ट्रेटेजिक फोकस, यानी रिटेल बैंकिंग का जो बिजनेस मॉडल है वो दो स्ट्रेटेजिक बकेट में आता है। एक है हमारा कस्टमर सेंट्रिक बकेट बैंक और एक है हमारा वैल्यू चेन फोकस्ड बैंक। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले कस्टमर सेंट्रिक बैंक की बात कर लें तो यहाँ पे कस्टमर की जर्नी, कस्टमर की एक्सपीरियंस हर बाइंग स्टेज पे आसानी से एक्सेस मिल जाए, राइट। यह लिखा ना इफेक्टिव कस्टमर एक्सेस एट एवरी बाइंग स्टेज। तो यहाँ पे कीवर्ड याद रखिएगा, कीवर्ड है कस्टमर जर्नी।
तो इसके टाइप्स की बात कर लें, कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस मॉडल के टाइप की यदि हम बात कर लें तो एक होते हैं सर हमारे इकोसिस्टम प्लेयर, यानी केवल बैंकिंग ही नहीं, नॉन बैंकिंग सर्विस भी आते हैं, राइट। इट नॉन बैंकिंग सर्विस ऑल्सो, एक ही जगह पे वन स्टॉप फाइनेंशियल इकोसिस्टम, यानी आपको बैंक का भी तो फैसिलिटी मिल ही रहा है और प्लस लाइफ स्टाइल का भी आपको सर्विसेज मिल रहे हैं। इसको कहा जाता है इकोसिस्टम प्लेयर। ये कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस मॉडल के पहले टाइप है। दूसरा टाइप आप कह सकते हैं फोकस डिजिटल प्लेयर, यानी इनका सर्विस नैरो होता है, केवल बैंकिंग तक सीमित है ये, लेकिन इनका जो डिलीवरी होता है ना सर, ये सॉलिड डिजिटल होता है, डिजिटल डिलीवरी करते हैं, तो इनका स्पीड और कन्वीनियंस पे फोकस है। तीसरा होता है सर ट्रस्टेड एडवाइजर, यानी ब्रॉड कस्टमर बेस है इसका, राइट। टारगेट कस्टमर जो सर्विस क्वालिटी को वैल्यू करते हैं, ट्रस्टेड एडवाइजर कहलाते हैं। फिर आता है बैंकिंग सुपरमार्केट, मतलब सेल्फ डायरेक्टेड कस्टमर, प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड है और लेकिन डिलीवरी फास्ट और एफिशिएंट होता है। तो देखिए चॉइस कम है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, इस केस में चॉइस कम है, एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो हमने क्या सीखा सर कि स्ट्रेटजी का सेंटर कौन है, हमने अभी ये बताया कि जो स्ट्रेटजी का सेंटर है वो है हमारा कस्टमर। फोकस तीन चीज़ों पे होती है, जर्नी पे, एक्सपीरियंस पे और एक्सेस पे। तीन मॉडल बताया, एक इकोसिस्टम जहाँ पे बताया बैंक लाइफस्टाइल दोनों है, फोकस डिजिटल यहाँ बताया सर कि डिलीवरी डिजिटल के माध्यम से होगी, और ट्रस्ट बताया एडवाइजर, यानी कि कस्टमर बेस ब्रॉड होता है। कस्टमर सेंट्रिक मतलब बताया कि लॉन्ग टर्म रिटेंशन। अब जरा बात करते हैं, तो ये आपको पहले अभी जो मैंने बताया वो कस्टमर सेंट्रिक वाला था। दूसरा होता है वैल्यू चेन फोकस्ड बैंक, ये क्या होता है जरा वो देखिए। तो स्ट्रेटजी समझ नहीं आई और रिटेल वर्सेस कॉर्पोरेट मिक्स हो गया। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है वैल्यू चेन फोकस्ड बैंक। कस्टमर पे नहीं फोकस है, फोकस है हमारा रिसोर्स और कॉम्पिटेंसीज पे फोकस है। मतलब बैंक वैल्यू चेन के हर स्टेप पे, बैंकिंग वैल्यू चेन जो है, राइट, इनके हर स्टेप पे फोकस है। ऑपरेशनल एक्सेलेंस के थ्रू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यहाँ पे देखिए लिखा गया है हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करना है ऑपरेशनल एक्सेलेंस के माध्यम से। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड यदि कुछ देखना है तो यही वर्ड देखिएगा, क्या, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, राइट। सर वैल्यू चेन के ओरिएंटेड के टाइप क्या क्या होते हैं, देखिए एक तो लिखा है प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट बैंक, यानी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे फोकस होगा, प्रोडक्ट ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी, फोकस इसी पे होता है। नाइके सेगमेंट है, मार्केट लीडर होते हैं, मार्केट लीडर इन द नाइके सेगमेंट। करने का मतलब कि डेप्थ ज़्यादा होती है इनकी विड्थ से डेप्थ ज़्यादा होती है, इसे कहा जाता है प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट बैंक। दूसरे होते हैं यूटिलिटी बैंक, ये प्रोसेस फोकस्ड होते हैं, ये लार्ज स्केल पे एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी करते हैं, यानी इनका जो बैक एंड है, बैक एंड काफ़ी स्ट्रांग होगा, इनका बैक एंड काफ़ी स्ट्रांग होता है, फ्रंट एंड सिंपल होता है। एक होता है सर BAA, जिसको बोलते हैं बैंकिंग एज अ सर्विस प्रोवाइडर, ये भी हमारे इसमें वैल्यू चेन ओरिएंटेड में ही आते हैं। तो रिटेल कस्टमर नहीं है दोस्तों, दे आर नॉट रिटेल कस्टमर, दे आर B2B मॉडल। सर बोलिएगा B2B क्या होता है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, यानी दूसरे इंस्टीट्यूशन को बैंकिंग प्रोसेस प्रोवाइड करता है, इसको बोलते हैं बैंकिंग एज अ सर्विस। तो हमने क्या सीखा सर, दो चीजें होती है, कस्टमर सेंट्रिक और एक वैल्यू चेन सेंट्रिक। कस्टमर सेंट्रिक में एक्सपीरियंस और जर्नी पे फोकस होता है, जबकि वैल्यू चेन सेंट्रिक में एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी पे फोकस होता है। और डिजिटल बैंकिंग जनरली कस्टमर सेंट्रिक में ही होता है। आपने कहीं देखा यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग, नहीं ना, हमने तीन पार्ट देखा यहाँ पे, अंडर द केस ऑफ वैल्यू चेन, प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, यूटिलिटी बैंक, BAAS, कहीं भी कस्टमर फोकस तो आया नहीं, राइट। और BAAS बैंक जो होते हैं वैल्यू चेन ड्राइवन होते हैं। आई होप ये टेक अवे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका समझ में आ गया होगा। अब जरा हम लोग रिटेल और कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग को कंपेयर करते हैं। रिटेल बैंकिंग मतलब इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट बैंकिंग मतलब बिजनेस। उससे टारगेट को क्लियर करें, टारगेट रिटेल बैंकिंग में टारगेट ग्रुप होते हैं हमारे इंडिविजुअल्स, जबकि इफ यू टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट बैंकिंग, या इसको होलसेल बैंकिंग भी कहा जाता है, तो इसमें टारगेट कौन होते हैं, हमारे कॉर्पोरेट्स होते हैं। फिर मार्केट के टाइप्स की बात कर लें तो रिटेल में मास मार्केट होता है, कॉर्पोरेट में लिमिटेड क्लाइंट्स होते हैं। अप्रोच क्या है दोस्तों, B2B अप्रोच है, रिटेल का B2C और कॉर्पोरेट का सर B2C का मतलब बिजनेस टू कस्टमर, B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस। लोन साइज दोस्तों रिटेल में छोटे छोटे टिकट्स होते हैं, जबकि कॉर्पोरेट में बड़े टिकट्स होते हैं। आपके जो रिटेल है उसमें रिस्क जो होता है सर वो स्प्रेड होता है बहुत सारे कस्टमर में, जबकि कॉर्पोरेट में कंसंट्रेटेड रिस्क होता है। रिटर्न की बात कर लें तो रिटेल का जो है रिटर्न अच्छा खासा होता है, स्प्रेड ज़्यादा होता है, और जबकि कॉर्पोरेट का स्प्रेड कम होता है। बार्गेनिंग पावर रिटेल में नहीं है, जबकि कॉर्पोरेट में है। मॉनिटरिंग रिटेल का लेबर इंटेंसिव होता है, जबकि कॉर्पोरेट का रिलेशनशिप ड्रिवन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आपको वैल्यू चेन बैंक की बात हो जाए तो वो कैपेबिलिटी ड्रिवन होते हैं। कस्टमर बैंक जो होते हैं वो जर्नी ड्रिवन होते हैं। फिर हमने आपको यूटिलिटी और BAAS के बारे में बात की, जो कि एफिशिएंसी के किंग माने जाते हैं। और रिटेल में याद रखिएगा वॉल्यूम और स्प्रेड रिस्क,
और कॉर्पोरेट में क्लाइंट बहुत कम होते हैं, पावर बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए हमने क्या क्या पॉइंट यहाँ पे बताया आपको कि रिटेल में हाई वॉल्यूम लो वैल्यू, वैल्यू कम होता है, हाई वॉल्यूम ज़्यादा होता है। कॉर्पोरेट में लो वॉल्यूम हाई वैल्यू। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि रिटेल रिटर्न ज़्यादा देता है क्योंकि स्प्रेड ज़्यादा है, और कॉर्पोरेट रिस्क में रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। देखिए सीधा यदि कस्टमर सेंट्रिक बैंक की बात हो, एक ऐसा बैंक जो कि अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता है बाय ऑप्टिमाइजिंग द कस्टमर जर्नी एंड एक्सेस पॉइंट। दूसरा यदि वैल्यू चेन फोकस बैंक की बात हो तो एक ऐसा बैंक जो कि compete करता है स्ट्रॉन्ग प्रोसेस, रिसोर्सेज और स्पेशलाइजेशन के माध्यम से। रिटेल बैंकिंग यानी मास मार्केट बैंकिंग कैटरिंग टू इंडिविजुअल कस्टमर। कॉर्पोरेट बैंकिंग यानी कि बैंकिंग सर्विस एम्ड एट बिजनेस एंड इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट। बताइए कौन सा ऐसा बैंकिंग है, सवाल का जवाब दीजिएगा, कौन सा बैंकिंग सेगमेंट है जो कि B2B अप्रोच फॉलो करता है। अभी मैंने आपको बताया था सर कि B2B अप्रोच फॉलो करने वाला कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग होता है। तो कस्टमर सेंट्रिक को जर्नी से जोड़िएगा, वैल्यू चेन को कैपेबिलिटी से जोड़िएगा, रिटेल को B2C से जोड़िएगा और कॉर्पोरेट को B2B से जोड़िएगा। अब जरा बात कर लेते हैं सर बैंक के नेशनलाइजेशन की। इसका देखिए फेज 3 फेज में हुआ था। पहले था हमारा 1959 जिसमें 7 सब्सिडरी SBI के नेशनलाइज हुए थे और बाद में इसको मर्ज कर दिया गया 2017 में SBI के साथ। फिर 1969 में आया सर 14 मेजर प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया गया अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये आपको INIFS में भी है, यहाँ भी है, तो दोनों जगह काम आएगा। फिर 1980s में दोस्तों 6 और बैंक नेशनलाइज हुए और टोटल नेशनलाइज बैंक की संख्या हो गई, पहले 14 थी, 6 और होके 20 हो गई। राइट। ऑब्जेक्टिव क्या था नेशनलाइजेशन का? सोशल कंट्रोल, क्रेडिट एक्सपेंशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन। को ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया? सोशल कंट्रोल, क्रेडिट एक्सपेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। दोस्तों एग्जाम के लिए कुछ की पॉइंट याद रखेंगे कि जो लार्जेस्ट वेव आया था वो 1969 में आया था, टोटल 20 बैंक नेशनलाइज हुए थे। राइट। और SBI सब्सिडरी टोटल 20 बैंक नेशनलाइज है, SBI सब्सिडरी नेशनलाइज हुए थे 1959 में। अब सर प्रॉफिट के कुछ लेवल्स की बात करते हैं। पहला होता है सर ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब कि डायरेक्ट कॉस्ट के बाद का प्रॉफिट। राइट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कि प्रॉफिट आफ्टर डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट के बाद का प्रॉफिट। तो ये कोर एफिशिएंसी को दिखाता है। जैसे मान लीजिए इसका फॉर्मूला हो जाता है सेल माइनस कॉस्ट प्राइस। ये तो फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यदि प्रॉफिट निकालना हो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। राइट। वही तो यहाँ भी किया जा रहा है, सेलिंग माइनस कॉस्ट प्राइस। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर सेल आपका मान लीजिए 1 करोड़ का है और COGS जो है कॉस्ट जो है आपका, राइट, वो कितना है 60 हज़ार का कॉस्ट है। तो फ्रेंड्स कितने का आपका प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा? तो वो 40 लाख का हो जाएगा। राइट। बहुत सिंपल है समझना इसको। तो इसको आप मार्जिन को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यदि निकालने बोले तो ग्रॉस प्रॉफिट नंबरेटर में और सेल्स डिनोमिनेटर में इंटू 100, यानी सेल्स के रेस्पेक्ट में आप ग्रॉस प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं, यही मार्जिन होता है। दूसरा होता है सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद का प्रॉफिट। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कब का प्रॉफिट था? डायरेक्ट कॉस्ट के बाद का प्रॉफिट। और फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आपका हो जाए उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। राइट। ये ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मिरर होता है। कैसे निकालेंगे जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट? तो ग्रॉस प्रॉफिट ले लें, उसमें से जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो माइनस कर दें तो आपको सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाला 40 लाख, ऑपरेटिंग खर्चा जो आपका डे टू डे जो खर्चा आया वो 20 लाख का आया। ऑपरेटिंग खर्चा मतलब क्या होता है? जो डे टू डे आपका खर्चा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20 लाख हो जाएगा। हाँ, लेकिन यदि मार्जिन पूछे, या एक चीज याद रखिएगा सर, जब मार्जिन कभी भी निकालना हो ना तो सेल के रेस्पेक्ट में कंपेयर करना है। ये लॉजिक आपको बहुत काम आएगा, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो। आप ये देखिए कि सेल के रेस्पेक्ट में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। राइट। तो दोस्तों हमने ये सीखा सर कि रिटेल जो होता है ना वो वॉल्यूम गेम है, कॉर्पोरेट पावर गेम है। नेशनलाइजेशन 1969 में पीक हुई थी। ग्रॉस प्रॉफिट प्रोडक्शन एफिशिएंसी बताता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी बताता है, और तीसरा जो प्रॉफिट है, राइट, वो है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है सर कि देखिए ग्रॉस समझ लिया, ऑपरेटिंग भी क्लियर है, पर नेट प्रॉफिट यहीं पे लोग स्लिप कर जाते हैं। नेट प्रॉफिट होता है सर बैंक का टोटल प्रॉफिट, बैंक का फाइनल प्रॉफिट, सारे खर्चे के बाद बचने वाला जो पैसा है, मतलब आपने जितना भी खर्चा कर लिया, घटा दिया, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। बस यही है कि इसमें इंटरेस्ट और टैक्स दोनों इंक्लूड होते हैं। राइट। तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो बॉटम लाइन होता है ना, आप जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, इसका जो बॉटम लाइन होता है वो नेट प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि आपने सारे खर्चे को हटा दिया और उसके बाद प्रॉफिट बच रहा है। तो करने का मतलब कि आपको जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला ना, उसमें से इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस कर दीजिए। राइट। तो ये हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे मान लीजिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20 लाख का निकला। पहले हमने क्या किया? ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया। देखिए पहले मेरे पास जीपी था, जीपी से हमने ऑपएक्स माइनस किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया, तो ओपी मिला। ओपी से हम लोग क्या करेंगे? टैक्स और इंटरेस्ट माइनस करेंगे,
तो हमें एनपी मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा। जैसे 20 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इंटरेस्ट 5 लाख का, टैक्स 5 लाख का, यानी कुल मिलाकर इंटरेस्ट और टैक्स 10 लाख का है, तो नेट प्रॉफिट 10 लाख का हो जाएगा। तो मार्जिन कम होता है क्योंकि सब डिडक्ट हो चुका होता है, ठीक है। तो एक बार ये वाला टेबल देख लीजिए, और उसी तरह मार्जिन फिर से निकालना है तो सेल से डिवाइड कर दीजिए। मार्जिन के लिए एक ही लॉजिक है, जिसका भी मार्जिन निकालना हो उसको सेल से डिवाइड कर दीजिए, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये टेबल देखिए, तो जब भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो तो पहले क्या डिडक्ट करेंगे, COGS डिडक्ट करेंगे। किसमें से, सेल्स में से। सेल्स में से COGS माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से आप यदि ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जो आपका इंटरेस्ट और टैक्स है वो माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो जैसे आपका इंटरेस्ट और टैक्स दिखेगा सीधा सीधा नेट प्रॉफिट याद कर लीजिएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग डायरेक्ट कॉस्ट फ्रॉम द सेल, राइट। चलिए सवाल है आपके सामने कि कौन सा प्रॉफिट रिफ्लेक्ट करता है कोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले का जो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चलिए सवाल है, यहाँ पे कीवर्ड को रिकैप कर लेते हैं। COGS डायरेक्ट कॉस्ट, राइट। COGS जो आता है सर, ग्रॉस बताता है प्रोडक्शन, ऑपरेटिंग बताता है एफिशिएंसी, और नेट प्रॉफिट बताता है असली कमाई हमारी कितनी है। अब आता है सर ROA। ROA होता है रिटर्न ऑन एसेट। ये क्या होता है सर, देखिए ROA बताता है कि बैंक अपने एसेट से कितना एफिशिएंटली इनकम कमा रहा है। बैंक के पास एसेट है, उन पे रिटर्न कितना मिल रहा है, कितना अच्छे से कमा पा रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि आप या तो ये NII से निकाल लीजिए या तो फी बेस्ड इनकम से निकाल लीजिए। सॉरी, इनकम कहाँ से आता है बैंक का, या तो इंटरेस्ट से इनकम आएगा या फी बेस्ड इनकम आएगा। तो जो एसेट का जो बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पा रही है ना कंपनी, उसका ROA सबसे बेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट रेट स्प्रेड का लॉजिक क्या है कि देखिए एसेट से जो पैसा जो कमाया गया, अब एसेट बैंक के लिए क्या है जी, अब जैसे बैंक लोन देती है तो बैंक उस पर ब्याज कमाती है ना, तो वो एसेट हो गया बैंक के लिए। तो वही लिखा है एवरेज इंटरेस्ट अर्न ऑन एन एसेट, जैसे लोन हो गया, और उसमें से माइनस कर दीजिए एवरेज इंटरेस्ट पेड ऑन लायबिलिटी, यानी आप लायबिलिटी पे विद बैंक, जैसे डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट है, उस पर ब्याज देती है तो वो माइनस कर दीजिए। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही स्प्रेड होता है, राइट। ये स्प्रेड यदि आपका स्ट्रांग है तो अर्निंग भी स्ट्रांग होगा, ये याद रखिएगा। चलिए ये बातें क्लियर हो गई। अब जरा बात कर ली जाए NII की, नेट इंटरेस्ट इनकम की। मतलब बैंक का जो मेन कमाई सोर्स होता है ना वो नेट इंटरेस्ट इनकम होता है, राइट। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कितना इंटरेस्ट आपको मिला और कितना इंटरेस्ट आपने पे किया। सर इंटरेस्ट कहाँ से मिल सकता है, इंटरेस्ट बैंक को कहाँ से मिलता है, बैंक लोन देती है उस पर ब्याज मिलता है, सिक्योरिटीज पे बैंक को ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट कमाने का ये सब जरिया है। और बैंक इंटरेस्ट कहाँ पे करती है, बैंक कभी कुछ खुद से बोरो करती है वहाँ पे करेगी, डिपॉजिट पे ब्याज पे करेगी। तो ये निकाल लीजिए कि कितना बैंक कमा रही है ब्याज और कितना बैंक पे कर रही है ब्याज, दोनों को घटा देंगे तो आपको नेट इंटरेस्ट इनकम मिल जाएगा। उसी तरह होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। फिर से मार्जिन आ गया, मार्जिन जब भी बोले तो क्या याद रखना है, सेल से डिवाइड करना है। यहाँ सेल से नहीं डिवाइड करेंगे, यहाँ पे एवरेज टोटल एसेट से डिवाइड करेंगे। तो ये बताता है कि एसेट कितना एफिशिएंटली कमा रहा है, तो इसीलिए नंबरेटर में हम लोग इनकम डालते हैं और डिनोमिनेटर में हम लोग एवरेज एसेट डालते हैं, राइट। यदि आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज़्यादा है, इसी को स्प्रेड भी बोला जाता है, यदि NIM ज़्यादा है ना तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका मैनेजमेंट बेटर है, आप अच्छा खासा कमा पा रहे हैं अपने एसेट से, राइट। और साथ ही साथ आपकी फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी होगी। चलिए ROA का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। तो ROA यानी बैंक के एसेट की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है, रिटर्न ऑन एसेट। और इसका एक और फॉर्मूला आपके बुक में दिया हुआ है सर, कि देखिए NII ले लीजिए, नेट इंटरेस्ट इनकम ले लीजिए, फी इनकम ले लीजिए, ये बैंक का टोटल इनकम हो गया, ये बैंक का क्या हो गया, टोटल इनकम हो गया। उसमें से जो ऑपरेटिंग खर्चा है वो माइनस कर दीजिए और एवरेज टोटल एसेट से डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो याद रखिएगा कि बैंकिंग ROA में टैक्स को एक्सक्लूड करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को इंक्लूड करते हैं, ये एक्सक्लूड करते हैं। सर एवरेज टोटल एसेट कैसे निकाले, बार बार आप डिनोमिनेटर में दिख रहे होंगे एवरेज टोटल एसेट, ये कैसे निकाले, क्यों यूज करते हैं एवरेज, हम लोग टोटल एसेट क्यों नहीं यूज करते हैं, एवरेज क्यों नहीं, एवरेज क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इनकम पीरियड का होता है और एसेट पॉइंट इन टाइम का। देखिए जो आपका नंबरेटर इनकम है ना, इनकम जब भी आप निकालिएगा वो एक पीरियड का निकालिएगा, लेकिन जो एसेट है वो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम का है। किसी पॉइंट पे बोलिएगा कि अच्छा इस पॉइंट पे एसेट इतना है, लेकिन हमको चाहिए पीरियड का, तो पॉइंट को पीरियड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है एवरेज में, एवरेज निकाल। कैसे निकालते हैं एवरेज, तो इनिशियल स्टार्ट ऑफ द ईयर प्लस एंड ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाई 2, बस यही हमारा ये एवरेज निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ सर कि ROA जो होता है वो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को दिखाता है कि मैनेजमेंट सही में एफिशिएंट है। यदि आपका ROA ज़्यादा है तो आप एसेट को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। और कॉमन बैंकिंग ROA जो होता है ना 1% से भी कम होता है। तो देखिए ये प्रैक्टिकल चीज़ है, यानी 1% ROA भी बैंकिंग में अच्छा माना जाता है, समझे। तो दोस्तों हर चीज़ को एस्पेक्ट को हम क्लियर कर रहे हैं कि स्प्रेड ज़्यादा है तो NII स्ट्रांग होगा। आप सोचिए ना
यदि बैंक का स्प्रेड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एनआईआई स्ट्रांग होगा ना जी। और एनआईआई स्ट्रांग होगा, देखिए एनआईआई को यदि हम एसेट से डिवाइड कर देते हैं सर हमें मिलता है एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और जितने भी इनकम होते हैं उसमें से कॉस्ट माइनस करेंगे तो आरओए होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, बैंक कितना भी बड़ा है ये मैटर नहीं करता, बैंक ये मैटर करता है कि एसेट से कितना कमा सकता है, वही तो आरओई बताता है। दूसरा होता है सर आरओई, जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। ये क्या होती है जी, देखिए बैंक प्रॉफिट कमा रहा है पर ऑनर खुश है या नहीं है, समझे। बैंक प्रॉफिट तो कमा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ऑनर खुश है तो कैपिटल कितना प्रॉफिटेबल है, ऑनर ने जो पैसा लगाया जिसको कैपिटल बोलते हैं वो कितना प्रॉफिटेबल है, उसको मेजर करता है सर इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो देखिए आपको मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर में बताया था कि पैसा रेज करने का एक बहुत ही अच्छा साधन है इक्विटी, यानी ऑनर का पैसा, शेयर होल्डर का पैसा, राइट। तो इसका फॉर्मूला यही है कि कितना नेट प्रॉफिट हुआ और शेयर होल्डर का इक्विटी कितना है। इक्विटी का मतलब होता है सर ऑनर का पैसा। तो अब आरओई आरओई आपस में क्या रिलेटेड है, हाँ जी। आरओई जो है ना डायरेक्टली दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो आरओए पे और एक दूसरा लीवरेज पे। लीवरेज मतलब कि आपका एसेट और इक्विटी का क्या रेशियो है। यदि आपने लीवरेज ज्यादा ले रखी है, राइट, तो आपका आरओई भी ज्यादा होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ज्यादा होगा। आरओए सेम हो लेकिन लीवरेज ज्यादा हो तो आरओई सीधा ऊपर बढ़ जाएगा। सवाल है कि लीवरेज का क्या रोल है। देखिए बैंक एसेट का फंडिंग ज्यादातर लायबिलिटी से करते हैं, ऐसे ही करेंगे ना, एसेट का फंडिंग कहाँ से करेंगे, लायबिलिटी से करेंगे, राइट। या तो उसमें डिपॉजिट होगा या बोरोइंग होगा, ठीक है। इक्विटी कम यूज करते हैं, राइट। इससे क्या होता है कि आरओई बढ़ता है, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ता है। अब आप देखिए सर, जब आप इसका फॉर्मूला देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी का, तो इक्विटी कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है ना। यदि इसे हमें बढ़ाना है तो इक्विटी को कम करना पड़ेगा। इक्विटी हम जितना कम से कम लें, मतलब हम एसेट का ही ज़्यादा यूज कर लें, हम डेप्ट ले लें, राइट, लायबिलिटी का यूज कर लें। तो यदि आप बैंक प्रेफर करती है लायबिलिटी को यूज करना, कॉस्ट कम होता है इसीलिए, राइट। और ये इस कारण से आरओई बढ़ता है हमारा, राइट। यानी लीवरेज का मतलब यही होता है कि बोरोड फंड यूज करके एसेट बनाना। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यही है कि एसेट को बनाना है, लेकिन हम कितना ज़्यादा बोरोड फंड का यूज करें। क्योंकि जब आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखते हैं ना तो नेट प्रॉफिट की बात होती है, राइट। तो बैंक कितना लीवरेज क्यों यूज करता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि इंटरेस्ट स्प्रेड जो होता है ना वो लिमिटेड होता है। क्योंकि कंपटीशन है डिपॉजिट के लिए, लोन मार्केट कंपटीशन है, अल्टरनेटिव फंड आ गए हैं। प्रॉफिट बढ़ाने का प्रैक्टिकल तरीका यही है कि लोन का वॉल्यूम बढ़ा। यदि प्रॉफिट बढ़ाना है ना तो लोन का वॉल्यूम बढ़ा, इंटरेस्ट तुम नहीं बढ़ा सकते। अब कितना इंटरेस्ट स्प्रेड आप कीजिएगा, सोचिएगा कि हम लोन पे बहुत ही इंटरेस्ट बढ़ा दें तो फिर आपका कंपटीशन ही कॉम्पिटिटर तो कम इंटरेस्ट दे रहा है, लोग वहां भागेंगे। तो डिपॉजिट का कंपटीशन है, लोन मार्केट में कंपटीशन है, अल्टरनेट फंड आ गए हैं, इन सब कारण से आप इंटरेस्ट स्प्रेड नहीं बढ़ा सकते। देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव यही है ना जी कि हमको आरओई बढ़ाना है, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ाना है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का जो नॉमिनेटर आप देखेंगे सर, वहां पे लिखा गया इनकम। देखिए एक बार फिर से, यहाँ पे लिखा गया इनकम, प्रॉफिट, वही हुआ। तो प्रॉफिट बढ़ाने का एक बेस्ट तरीका है कि आप स्प्रेड बढ़ा दीजिए, लेकिन स्प्रेड बढ़ा नहीं सकते तो फिर क्या कर सकते हैं आप, इक्विटी कम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यही है कि प्रॉफिट बढ़ाना है तो लोन का वॉल्यूम बढ़ा दो, और एसेट का फंडिंग जो है ना लायबिलिटी से करो, ना कि इक्विटी से करो, ठीक है। इक्विटी कम से कम रहेगी तो आपकी आरओई ज़्यादा होगा। तो याद रखिएगा, हाई आरओई मतलब कि आप कैपिटल को एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं, यानी ऑनर के पैसे को एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं। और यदि ज़्यादा लिवरेज ले रहे हैं तो रिस्की है, मतलब आप एसेट का जो फंडिंग कर रहे हैं वो ज़्यादा आप बोरोइंग से फंडिंग कर रहे हैं। रेगुलेटर जो है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म इसीलिए डालते हैं, ऐसा नहीं कि बैंक खाली एसेट का फंडिंग डेप्ट से ही करे, ऐसा इसको रोकने के लिए कैपिटल एडिक्वेसी का नॉर्म लगाया जाता है। आप लोग इसको बीएफएम में पढ़ेंगे। दोस्तों याद रखेंगे आरओई और आरओई में डिफरेंस क्या है कि आरओई जो है एसेट की एफिशिएंसी को दिखाता है, और इसका जो डिनोमिनेटर होता है सर आरओई का वो टोटल एसेट होता है। दोनों का नॉमिनेटर एक ही चीज है प्रॉफिट, लेकिन डिनोमिनेटर में अंतर है। यहाँ पे टोटल एसेट, कभी कभी एवरेज एसेट भी लेते हैं, और आरओई का जो डिनोमिनेटर होता है वो इक्विटी होता है, राइट। तो आरओई में दोस्तों लीवरेज का इम्पैक्ट कम पड़ता है, लीवरेज का इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है आरओई में, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आरओई में लीवरेज का है। और रेगुलेटरी का फोकस है, ये फेवरेट है आरओई, रेगुलेटर का आरओई सेकेंडरी है। चलिए, तो आरओई आपको बताता है सर कि एसेट का परफॉर्मेंस कितना है, कितना एफिशिएंटली बैंक जो है अपने एसेट से कमा रही है। और आरओई बताता है, हमने देखा आरओई मतलब होता है सर कि बैंक अपने एसेट से कितना एफिशिएंटली प्रॉफिट कमा रहा है। आरओई का मीनिंग होता है कि बैंक अपने शेयर होल्डर के कैपिटल पर कितना रिटर्न दे रहा है। और इंटरेस्ट स्प्रेड का मीनिंग बताया कि एसेट पे जो बैंक इंटरेस्ट कमाया और उसमें से जो लायबिलिटी पे जो इंटरेस्ट दिया, दोनों के बीच का डिफरेंस। और एनआईएम होता है कि हर यूनिट एसेट पे कमाया गया नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है सर कि आप मार्जिन जब भी आएगा ना तो वो रेशियो होता है पर यूनिट ऑफ एसेट आप कितना इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हैं। ओके,
तो चलिए एक दो सवाल कर लीजिए। विच रेशियो इज मोस्ट अफेक्टेड बाय लीवरेज? लीवरेज से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन सा रेशियो होता है? ROA, NIM, ROE या इंटरेस्ट स्प्रेड? तो देखिए आपको मैंने पहले बताया था कि लीवरेज से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि सर लीवरेज का मतलब होता है डेप्ट। यदि आपका लीवरेज ज़्यादा होगा तो इक्विटी पोर्शन कम होगा, आपका डेप्ट ज़्यादा होगा, राइट। चलिए तो एक बार कीवर्ड रिकैप कर लीजिए। ROE मतलब एसेट की एफिशिएंसी को दिखाता है, ROE यानी शेयर होल्डर के रिटर्न को दिखाता है, NIM हमारा कोर स्प्रेड है, और लीवरेज का मतलब है कि आपका ROE ज़्यादा है, राइट, और आपका रिस्क भी ज़्यादा है। लीवरेज में याद रखिएगा ज़्यादा ROE तो मतलब ज़्यादा रिस्क। अब यहाँ पे एक सर रेशियो आता है, इसको बोलते हैं लीवरेज रेशियो। देखिए बैंक बताइए, लीवरेज रेशियो बताता है कि बैंक के एसेट को कितने कैपिटल से सपोर्ट किया जा रहा है, राइट। बैंक का जो एसेट है इसको कितने कैपिटल सपोर्ट किया जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बैंक का एसेट नॉमिनेटर में और बैंक का कैपिटल डिनोमिनेटर में। और नॉन बैंकिंग में इसे बोलते हैं डेप्ट रेशियो। यदि नॉन बैंकिंग टर्म में बोले इसको बोला जाता है डेप्ट रेशियो, यानी एसेट अपॉन कैपिटल। और बैंकिंग में डिपॉजिट जो होता है वो बैंक का डेप्ट होता है। ये बताइए आपको, डिपॉजिट इज ए काइंड ऑफ डेप्ट। अब जरा ROA और ROE और लीवरेज के रिलेशनशिप को देख लेते हैं। लीवरेज रेशियो क्या बताया कि ये आपका बैंक एसेट अपॉन बैंक कैपिटल, कितना लीवरेज है बैंक के पास, कि बैंक के एसेट को कितने कैपिटल से सपोर्ट किया जा रहा है। क्योंकि देखिए एसेट यानी लोन, RBI बोलती है कि आपके पास सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए उस एसेट को बैक करने के लिए, राइट। तो ये लीवरेज रेशियो होता है। तो तीनों में रिलेशन यही है सर कि ROE इज इक्वल टू ROA इंटू लीवरेज रेशियो। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ROE को आप फर्दर लिख सकते हैं रिटर्न ऑन एसेट। एसेट पे आपको कितना रिटर्न होगा, तो एसेट हमारा डिनोमिनेटर में होगा और रिटर्न हमारा यानी नेट इनकम हमारा नोमिनेटर में होगा। और लीवरेज का मतलब अभी बताया कि आपके पास एसेट पर यूनिट कैपिटल कितना है। तो कुल मिलाकर एसेट कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा, ROE का फॉर्मूला आपको बताइए, नेट इनकम अपॉन टोटल कैपिटल। और आपको पता है ये बात कि लीवरेज बढ़ाइएगा तो ROE बढ़ाइए, हायर लीवरेज हायर ROE, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो बैंक देखिए लीवरेज का कंसेप्ट ऐसे समझिए कि बैंक जो है एसेट फंड करते हैं डिपॉजिट से। आप यदि बैलेंस शीट देखते होंगे तो राइट साइड में आपके एसेट आते हैं, लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज आते हैं। एसेट को फंड करने के लिए जैसे बैंक लोन दे रही है तो पैसा कहाँ से आ रहा है, भाई डिपॉजिट से ही तो पैसा आ रहा है। तो एसेट को फंड करती है दो चीज से, या तो कहीं डिपॉजिट से लेती है पैसा जो बोरोवर का होता है, या वो खुद भी बोरो करती है बैंक। कभी कभी दो तरीका है। कैपिटल कम यूज होता है, ठीक है, जो हमारे प्रोमोटर्स के कैपिटल्स हैं उसका यूज कम होता है एसेट के लिए, एसेट को फंड करने के लिए। इससे ROE इंक्रीज होता है, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ना वो बढ़ता है। सेम जैसे कंपनी डेप्ट यूज करती है, कंपनी डेप्ट यूज कर ली, राइट, अपना कैपिटल कम यूज करती है। बैंक के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, देखिए लीवरेज का कंसेप्ट बैंकिंग के पर्सपेक्टिव में बात की जा रही है। तो बैंक लायबिलिटीज में, खासकर लायबिलिटी में दोस्तों कैपिटल भी आता है। आप देखे होंगे लायबिलिटी साइड में हम लोग कैपिटल भी यूज करते हैं, कैपिटल भी डालते हैं, लेकिन बैंक कैपिटल कम यूज करती है। ज्यादातर वो डिपॉजिट और बोरोइंग ही यूज करती है एसेट को फंड करने के लिए। और इससे क्या होता है कि इक्विटी पे जो है ROE रिटर्न बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि एक हाई लीवरेज मतलब हायर रिस्क, ये एग्जाम का ट्रैप है, ठीक है। देख रहे हैं ना, लीवरेज बढ़ने से रिस्क भी बढ़ता है भाई। क्योंकि जैसे एक हाइपोथेटिकल बैंक ले लीजिए, एग्जाम्पल से समझिए इस चीज को। जैसे मान लीजिए कि कोई बैंक है, उसका एसेट है 100 रुपया, जैसे बैलेंस शीट है समझ में आ जाएगा जल्दी। ये एसेट है 100 रुपया, ठीक है। इसमें दो पार्ट है, एक कैपिटल वाला पार्ट है और एक लायबिलिटी वाला पार्ट है। कैपिटल है मान लीजिए 5 रुपया और लायबिलिटी है 95 रुपया, 95 रुपीज। सो व्हाट इज योर LR, लीवरेज रेशियो कितना होगा। तो देखिए LR का मतलब मैंने यही बताया सर कि एसेट को फंड करने के लिए कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो इसका LR यदि आप निकालें, एसेट तो 100 का है, कैपिटल है 5, तो 20:1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए एसेट की वैल्यू सिर्फ 5% गिर जाती है, सपोज एसेट की वैल्यू जो है 5% गिर जाती है, यानी 5 रुपये से, एसेट कितना है 100 रुपया का है, इसका 5% 5 रुपया हो जाएगा। मान लीजिए एसेट 5 रुपया गिर गया, यानी एसेट हो गया 95। अब सोचिए ना कैपिटल का क्या होगा। हाँ, कैपिटल 0 हो जाएगा, राइट, कैपिटल 0 हो जाएगा और बैंक कंगाल हो जाएगी, इंसॉल्वेंट हो जाएगी। इसीलिए रेगुलेटर कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म लगाते हैं। आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा लीवरेज लेने से क्या फायदा होता है। एसेट यदि 5 रुपया 5% भी गिर जाए एसेट की वैल्यू, ठीक है, तो कैपिटल लायबिलिटी तो आपकी उतनी ही रहेगी, लेकिन कैपिटल आपकी 0 हो जाएगी। कैपिटल 0 का मतलब कि आप बैंक इंसॉल्वेंट हो गई। इसलिए दोस्तों ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ना, इसका रूल लगता है कि ये इतना रिस्क के लिए आपको इतना कैपिटल तो रखना ही रखना है। दोस्तों हमने क्या सीखा यहाँ पे कि रेगुलेटर क्या करते हैं,
रेगुलेटर क्यों लीवरेज को लिमिट करते हैं कि लीवरेज से एक बात सही है सर कि हमारा आरओई बढ़ता है, लीवरेज ज़्यादा लीजिएगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर को या इक्विटी होल्डर को बैंक जो है ज़्यादा रिटर्न दे पाती है। लेकिन दिक्कत ये भी है कि रेगुलेटर ये दिक्कत है क्या कि रेगुलेटर क्यों बोलता है कि फिर रुक जाओ, रेगुलेटर को बोलना चाहिए कि बढ़ाते जाओ लीवरेज। इसका दो कारण है। एक कारण है कि आप जब लीवरेज लिमिट करते हैं ताकि जो डिपॉजिटर का पैसा है उसको प्रोटेक्ट करें और फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल रखें, क्योंकि एक जो कैपिटल होता है ना आपके पास, जितना अच्छा ज़्यादा कैपिटल है वो एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जब मार्केट का बहुत खराब चल रहा है, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन आ गया है, एडवर्स सिचुएशन आ गया है, तो वहाँ पे कैपिटल ही होता है जो कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यदि आप ज़्यादा लीवरेज लीजिएगा तो आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा। इसीलिए रेगुलेटर ना लिमिट करते हैं लीवरेज को। और यदि भारत में आरबीआई का क्या रोल है वो देख लीजिए, तो भारत में आरबीआई लीवरेज को डायरेक्टली अलाउ नहीं करता अनलिमिटेड, वो कंट्रोल होता है और उसके लिए सीएआर का नॉर्म है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का नॉर्म है। उसी तरह यूएसए में फेडरल रिजर्व है जो कि लिमिट लगाता है डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन पे, और टिपिकली लीवरेज रेशियो वहाँ का 10 से 12 गुना है। इसका मतलब सर लीवरेज रेशियो का मतलब ये होता है कि नोमिनेटर में हम लोग लगाते हैं ये एसेट कितना है और बैंक के पास कैपिटल कितना है, ये 10 से 12 है। मतलब कि एसेट जो है कैपिटल का 10 गुना है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, समझे। अब जरा बात कर लें इन्वेस्टमेंट बैंक और एक्सेसिव लीवरेज के बारे में। देखिए दोस्तों, एग्जाम फेवरेट केस स्टडी आता है। हुआ क्या दोस्तों कि कई यूएस इन्वेस्टमेंट बैंक जो थे ना वो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन नहीं थे, इसीलिए लीवरेज रिस्ट्रिक्शन से बच गए। क्योंकि यूएस में जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है वो केवल डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन पे ही लगाया है, बहुत सारे बैंक इसमें आते ही नहीं थे, इसीलिए उनके लिए एलआर का कोई लिमिट ही नहीं था। रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत ज्यादा लेवरेज बढ़ गया टू बूस्ट द प्रॉफिट, यानी आप सबको प्रॉफिट चाहिए जी, कम कैपिटल में ज्यादा से ज्यादा लोन लेकर, डिपॉजिट लेकर, बोरोइंग लेकर बैंक क्या करने लगी, यानी ये इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करने लगे, एसेट लेने लगे। मतलब उनके पास कैपिटल बहुत कम था, राइट, क्योंकि उनके पास एलआर का कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं था। बाकी बैंक क्या बोलती है कि एलआर आपका 10 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, राइट, मतलब कैपिटल इतना होना चाहिए, 10 के ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अब सर लेहमान ब्रदर का जो केस है ना उसमें यही हुआ था, इनका लीवरेज रेशियो 30 से ज्यादा था। सोचिए एलआर जो था सर 30 से ज्यादा था। अब सोचिए कैपिटल वाइप होने के लिए एसेट फॉल सिर्फ 3% चाहिए था, मतलब आपका पूरा कैपिटल ये वाइप हो जाता यदि एसेट केवल 3% गिर जाता तो। और वही हुआ 2007-2008 में, राइट। सब प्राइम क्राइसिस में क्या हुआ था, पूछा जाता है कभी कभी कि इस पे केस स्टडीज आते हैं कि मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी अपना वैल्यू गिरने लगी, जो एमबीएस था, राइट, उसकी वैल्यू गिरने लगी। लॉसेस और एक्सेसिव लीकेज के कारण डेडली कॉम्बो था एक तरह से। लेहमान ब्रदर बैंकरप्ट हो गए सितंबर 2008 में और 160 साल के बाद बंद हो गए। तो हमने ये सीखा यहाँ से कि देखिए आरओई लीवरेज से बढ़ता है, लीवरेज ज़्यादा लीजिएगा तो आरओई बढ़ेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा। लेकिन एक्सेस लीवरेज जो है लॉस को मल्टीप्लाई भी करता है, कैपिटल एक तरह का सॉफ्ट एब्जॉर्बर का काम करता है, और रेगुलेटरी लिमिट जो है इससे एक आपका सिस्टमिक सेफ्टी को इंश्योर करता है। याद देखिएगा लीवरेज रेशियो का यदि आपसे पूछा जाए कि सर इसका फॉर्मूला बता दो, तो बोलिएगा कि एसेट नोमिनेटर में और कैपिटल डिनोमिनेटर में। फिर बोलेगा कि रोल लीवरेज का क्या रोल है, तो लीवरेज जो है आरओई को बढ़ाता है लेकिन फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ा देता है। देखिए एक तरह का ट्रेड ऑफ है, आरओई तो बढ़ रहा है जो कि अच्छी बात है, लेकिन रिस्क भी तो बढ़ रहा है क्योंकि आपको कम कैपिटल में आप ज़्यादा एसेट को रखे हुए हैं, फंड कर रहे हैं। फिर दोस्तों रेगुलेटर लीवरेज को क्यों रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि कैपिटल इरोजन्स और सिस्टमिक फेलियर प्रिवेंट करने के लिए। और हमने लेहमैन ब्रदर से ये लेसन सीखा, यदि आप ज़्यादा लीवरेज लिए हुए हैं और एसेट का प्राइस गिर जाए तो बैंक फेलियर हो जाएगी, उनका जो कैपिटल है वो डिप्लीट हो जाएगा, कैपिटल रहेगा ही नहीं, इंसॉल्वेंट हो जाएगी बैंक, समझे। तो एक सवाल है दोस्तों कि एक बैंक कोलैप्स कर गई इवन व्हेन स्मॉल फॉल इन एसेट वैल्यू मेनली ड्यू टू, मतलब एसेट की वैल्यू में बहुत कम गिरावट हुआ लेकिन फिर भी बैंक कोलैप्स कर गई क्योंकि इन्होंने लीवरेज बहुत ज़्यादा ले रखी थी। चलिए ये बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, बिग डेटा इन बैंकिंग। दोस्तों बिग डेटा को एक लाइन में बोला जाए ना तो एक तरह का डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, यानी बैंकिंग ऑपरेशन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो सवाल ये है कि सर कि ये जो बिग डेटा है ये बैंक को कैसे हेल्प करती है। तो बैंक को हेल्प करती है जो हमारे बैंक के लार्ज डेटा होते हैं, बड़े बड़े डेटा होते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले डेटा होते हैं, रियल टाइम डेटा होता है, उसको एनालाइज करने हेल्प करती है। तो रियल टाइम याद रखिएगा कीवर्ड है यहाँ पे। तो जैसे आप एक ग्रैनुलर कस्टमर इंसाइट आपको प्रोवाइड करेंगे, इट प्रोवाइड योर ग्रैनुलर कस्टमर इंसाइट।
पर्सनलाइज और टारगेटेड ऑफर प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर नीड को पहले से प्रेडिक्ट करेंगे, प्रॉब्लम को इशू बनने से पहले रिजॉल्व करना। दीज आर द रोल्स ऑफ द बिग डेटा इन बैंकिंग। तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट सेंटर एजेंट को भी हेल्प सपोर्ट करता है। बिग डेटा हेल्प करता है एजेंट को कैसे? टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कंसाइज इंसाइट प्रोवाइड करेगा, एक्शनेबल सजेशन प्रोवाइड करेगा। इससे फायदा ये होगी कि हमारा सेल्स बढ़ेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगा। 3 चीजें होती हैं। रिटेल लोन का रिपेमेंट पीरियड लोन के पर्पस पे डिपेंड करता है। टिपिकली टेनर जो होते हैं पर्सनल लोन के 3 से 5 साल के होते हैं, ऑटो लोन के 5 से 7 साल होते हैं, हाउसिंग लोन होते हैं 5 से 30 साल तक। तो डिपेंड करता है टिपिकल टेनर, वो लोन का पर्पस क्या है उस हिसाब से टेनर डिसाइड होता है। और शॉर्ट टर्म नीड है तो शॉर्ट टेनर होगा, लॉन्ग टर्म एसेट है तो लॉन्ग टेनर होगा। एक टर्म होता है FOIR। सर FOIR होता है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो, दैट्स कॉल्ड FOIR, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। यानी मेनली सैलरी वाले बोरोवर के लिए यूज होता है। इसका पर्पस है कि मिनिमम टेक होम सैलरी इंश्योर करना, ओवर बोरोइंग को रोकना। FOIR में क्या क्या काउंट होता है? तो FOIR में पहले लोन के EMI काउंट होंगे, राइट, लोन EMIs विल बी काउंटेड। एंड FOIR में दोस्तों अदर फिक्स्ड ऑब्लिगेशन भी काउंट होता है, लोन EMI, अदर फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, दिस थिंग आर काउंटेड इन द FOIR। तो कहने का मतलब FOIR बोरोवर की रिपेमेंट कैपेसिटी का गार्ड होता है। You can call this FOIR as the borrower repayment capacity guard। ओके, इसमें 2 वर्ड होती है सर, प्रीपेमेंट और चार्जेस। तो प्रीपेमेंट पेनल्टी अगर है तो क्लियरली डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। यदि किसी प्रकार का आपका प्रीपेमेंट पेनल्टीज है उसे डिस्क्लोज कीजिए, और एज पर द फेयर प्रैक्टिस कोड। ठीक है, बैंक कौन कौन से चार्ज ले सकते हैं? तो प्रोसेसिंग चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, मॉर्गेज चार्ज, आई थिंक ये सब चार्ज आप जानते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट रहें, डिस्क्लोज किए जाएं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोन प्रोसेस का पोस्ट अप्रूवल। तो रिटेल बैंकिंग का एक सिंपल सा रूल याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, कस्टमर को सब कुछ क्लियर बताना पड़ता है। फिर अप्रूवल के बाद लोन तुरंत नहीं जाता, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होता है। यानी एप्लीकेशन फाइनलाइज होगा, सैंक्शनिंग अथॉरिटी को भेजा जाएगा, सैंक्शन इशू किया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन, चार्ज क्रिएशन, इंस्पेक्शन, सैंक्शन कंडीशन की कंप्लायंस, ये सब चीज़ कंप्लीट की जाती है। फिर होता है सर डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट या तो सप्लायर या मैन्युफैक्चरर को होगा यदि फिक्स एसेट है तो, और यदि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो, एजुकेशन लोन है तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को होगा। तो रिटेल लोन में कैश देना अवॉइड किया जाता है, डायरेक्ट डिसबर्समेंट प्रीफर किया जाता है। डायरेक्ट आप सप्लायर को दीजिए, मैन्युफैक्चरर को दीजिए। फिर आप बात आती है कस्टमर रिक्वायरमेंट की। तो रिटेल बैंकिंग का सेंटर पॉइंट कौन है जी? रिटेल बैंकिंग का सेंटर पॉइंट है कस्टमर्स। कस्टमर का कोर फोकस है, कस्टमर आर द कोर फोकस ऑफ रिटेल बैंकिंग। हर कस्टमर की नीड डिफरेंट होती है, इसीलिए प्रोडक्ट होनी चाहिए नीड बेस्ड, अफोर्डेबल, कन्वीनियंट, राइट। जैसे मान लीजिए ये कस्टमर 1 है, ये कस्टमर 2 है, ये कस्टमर 3 है, सबके जो नीड्स हैं वो क्या है दोस्तों? वो डिफरेंट है। तो क्योंकि नीड्स डिफरेंट हैं, राइट, तो इसीलिए प्रोडक्ट भी अलग अलग होनी चाहिए, उसी हिसाब से प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो याद रखिएगा कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ, ना कि प्रोडक्ट के हिसाब से कस्टमर। तो दोस्तों हमने यहाँ से 2-3 चीज़ें सीखी है अभी। बिग डेटा के बारे में बताया कि पर्सनलाइजेशन और फ्रॉड कंट्रोल में हेल्प करता है, FOIR बताया, राइट। पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए FOIR का फुल फॉर्म होता है सर फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। तो ये एक्सेसिव बोरोइंग को प्रिवेंट करता है FOIR। फिर हमने देखा रिपेमेंट का टेनर लोन के पर्पस पे डिपेंड करता है। और लास्टली ट्रांसपेरेंसी इन चार्ज इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ये जरूरी है, ठीक है। लोन प्रोसेस हो या प्रोजेक्ट डिजाइन हो, सेंटर में एक ही चीज़ है दोस्तों, कस्टमर और ट्रांसपेरेंसी। अब जरा कस्टमर सेगमेंटेशन बाय इनकम की बात करते हैं, ये टेबल बहुत काम का है। देखिए बैंक कस्टमर को इनकम के बेसिस पे सेगमेंट करते हैं, याद रखने का ये टेबल है। यदि मान लीजिए इनकम 2 से 10 है, एक्चुअली ये लाख में होगा, ये लाख सब लाख में है। यदि 2 से 10 लाख है तो मास मार्केट माना जाता है, 10 से 50 लाख है तो मास एफ्लुएंट माना जाता है, 50 से 4 करोड़ है यदि इनकम सालाना पर एनम लिखा हुआ है, राइट, वो सुपर एफ्लुएंट माना जाता है। 4 करोड़ से लेके आपका देख सकते हैं 400 करोड़, आई थिंक 4000, नो इट इज़ 40 करोड़। 40 करोड़ तो हाई नेटवर्थ, 40 करोड़ तो यदि हमारा देख सकते हैं कि ये 1200 करोड़ है तो सुपर नेटवर्थ, राइट। और उसके ऊपर जो होता है अल्ट्रा नेटवर्थ होता है, तो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन है। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि आपको इनकम दे देगा, बोलेगा कि किस किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। तो देख रहे हैं इनकम बढ़ रहा है तो सेगमेंट अपग्रेड होते जा रहा है। HNW का फुल फॉर्म याद रखिए, हाई नेटवर्थ होता है। और दोस्तों यहाँ से एग्जाम से जो हमारा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन यहाँ पे बहुत आता है कि बैंक के मोस्ट क्रिटिकल सेगमेंट कौन कौन से हैं। तो बैंक के जो मोस्ट रिटेल सेगमेंट की बात कर लें
तो रिटेल सेगमेंट में मास मार्केट है, मास एफ्लुएंट है और सुपर एफ्लुएंट है। रीजन याद रखिएगा कि मेजोरिटी रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विस इन्हीं 3 सेगमेंट के लिए डिजाइन होती है, जो हमारे अल्ट्रा H&W ये तीनों के लिए नहीं होती, राइट। मास मार्केट, मास एफ्लुएंट और सुपर एफ्लुएंट के लिए ही ये जो रिटेल सेगमेंट है वो हमारा डिजाइन होता है, जिनका इनकम सालाना 4 करोड़ तक का है, राइट। तो इसका रीजन भी समझ में आ गया होगा। और H&W और हाई नेटवर्थ वाले जो होते हैं वो वेल्थ या प्राइवेट बैंकिंग फॉलो करते हैं, ठीक है। आपने सुना भी होगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह, उनका पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं वहाँ पे। फिर बात कर लेते हैं, फंडामेंटल एजम्पशन यही है कि बैंक एक ही प्रोडक्ट सबको क्यों नहीं देता, क्योंकि कस्टमर का नीड वेरी करता है, उनका इनकम लेवल अलग है, लाइफ स्टेज अलग है, फाइनेंशियल मैच्योरिटी अलग है, राइट। और डिफरेंट इनकम है तो डिफरेंट नीड है, इसीलिए दोस्तों डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए गए हैं। इसीलिए बैंक को ऑफर करना पड़ता है नीड बेस्ड प्रोडक्ट। क्या ऑफर करना है जी बैंक को? बैंक को ऑफर करना है नीड बेस्ड प्रोडक्ट, राइट। तो दोस्तों हमने ये सीखा कि रिटेल बैंकिंग का फोकस मास से सुपर एफ्लुएंट तक होता है। इनकम बढ़ने के साथ कस्टमर नीड चेंज होती है। अब जरा मास्लो मोटिवेशन थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो बैंकिंग एग्जाम में थ्योरी बोरिंग लगता है, लेकिन दोस्तों मास्लो से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखिए मास्लो का मोटिवेशन थ्योरी में क्या है कि बेसिक आइडिया सिंपल है कि ह्यूमन नीड हायरार्की में अरेंज होती है। यहाँ लिखा है ना कि ह्यूमन के जो नीड्स हैं वो एक हायरार्की में अरेंज होते हैं। जो पहले लोअर नीड सेटिस्फाई हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब नेक्स्ट लेवल की नीड आती है। और जो नीड हमारी मीट नहीं होती, अनमेट रहती है, वो ज़्यादा मोटिवेट करती है। जब तक लोअर नीड सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक हम हायर नीड की वैल्यू ही नहीं है। ये सब चीज़ याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब दोस्तों 5 लेवल आपको पता ही है। पहला होता है फिजियोलॉजिकल यानी बेसिक सर्वाइवल नीड, जैसे करोटिकाओं के बाद द मास्लो हायरार्की ऑफ नीड। तो इसको देखिए दोस्तों, कुछ लैडर्स हैं। जैसे हमारा फिजियोलॉजिकल नीड आता है, जिसमें हमारा बेसिक सर्वाइवल नीड होता है, जैसे फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर। यानी बैंकिंग ऐसे समझिए कि बेसिक अकाउंट, सैलरी, ये सब हमारे फिजियोलॉजिकल में आते हैं। सेफ्टी में आता है सर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, यानी हमारा जैसे इनकम सिक्योरिटी आ गया, या हमारा इंश्योरेंस आ गया, या सेविंग आ गया, ये हमारे सेफ्टी नीड में आते हैं। फिर आता है सोशल नीड। सोशल नीड में हमारा बिलोंगिंग और रिलेशनशिप आता है, जैसे फैमिली सिक्योरिटी, ग्रुप आइडेंटिटी, ये हमारा सोशल नीड में आता है। एस्टीम में क्या आता है? स्टेटस एंड रिकॉग्निशन, लाइफ स्टाइल, प्रीमियम प्रोडक्ट, तो क्रेडिट कार्ड, प्रीमियम बैंकिंग एस्टीम नीड में आता है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में अचीवमेंट आता है और फुलफिलमेंट आता है। वेल्थ मैनेजमेंट, लीगेसी प्लानिंग, तो ये हमारा वेल्थ और प्राइवेट बैंकिंग में आ गया। तो ये 5 नीड होती हैं, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, रोटी कपड़ा मकान फिजियोलॉजिकल है। सेफ्टी यानी कि आपको सिक्योरिटी वगैरह चाहिए, इनकम सिक्योरिटी, इंश्योरेंस चाहिए, सेविंग चाहिए, ये सेफ्टी में आते हैं। सोशल नीड में आते हैं सर बिलोंगिंग एंड रिलेशनशिप। एस्टीम नीड में स्टेटस एंड रिकॉग्निशन। चलिए एग्जाम एंगल मास्लो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि बैंक प्रोडक्ट रैंडमली नहीं बनते। कस्टमर की नीड डिपेंड करती है, उनकी इनकम क्या है, उनकी लाइफ स्टेज क्या है, मेंटल मैच्योरिटी क्या है, राइट। और बैंकिंग प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है कस्टमर लेवल ऑफ नीड के अकॉर्डिंग। तो मास्लो के हिसाब से पहले सर्वाइवल, फिर सेफ्टी, फिर स्टेटस, और उसके बाद वेल्थ और फुलफिलमेंट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मास्लो और रिटेल बैंकिंग का एग्जाम लिंकेज क्या है। देखिए कस्टमर की नीड लैडर ऊपर तब जाती है जब इनकम बढ़ता है, लाइफ स्टेज चेंज होता है। इसीलिए बैंकिंग प्रोडक्ट कभी भी स्टैटिक नहीं होते, नीड के साथ इवॉल्व होते हैं, राइट। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर ये मैच याद रखिएगा। मास मार्केट है तो उनको सेविंग अकाउंट चाहिए, बेसिक लोन चाहिए। मास एफ्लुएंट है तो उनको इंश्योरेंस चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना है। मास मार्केट यानी 10 लाख से कम इनकम वाले, सेविंग अकाउंट, बेसिक लोन। मास एफ्लुएंट है तो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट। सुपर एफ्लुएंट है तो वेल्थ एडवाइजरी चाहिए उनको, राइट, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चाहिए। सुपर एफ्लुएंट जो होते हैं, जैसे जैसे मास्लो लेवल ऊपर जा रहा है वैसे वैसे बैंकिंग प्रोडक्ट अपग्रेड होते जा रही है। ये चीज़ देख रहे हैं ना आप? तो देखिए बैंक इनकम नहीं, बैंक नीड्स को टारगेट करते हैं। दूसरी बात, रिटेल बैंकिंग का फोकस है लोअर, मिडिल और लेवल ऑफ द मास्लो। और वेल्थ और प्राइवेट बैंकिंग में हमारा एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आ जाता है। वेल्थ बैंकिंग यदि पूछा जाए कि मास्लो के कौन से लेवल से अलाइन होते हैं, तो जो हमारे टॉप लेवल होते हैं, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, वहाँ पे वेल्थ बैंकिंग आती है। फिर एक पॉइंट होता है कस्टमर सेगमेंटेशन, यानी इनकम के बेस पर कस्टमर का क्लासिफिकेशन, ताकि टारगेटेड बैंकिंग प्रोडक्ट डिजाइन हो सके। मैंने फिर से आपको बताया सर कि बैंक जो प्रोडक्ट डिजाइन करती है ना, वो नीड को टारगेट करती है, नीड को टारगेट करती है। इनकम तो करती है, नीड को भी टारगेट करती है। मास्लो थ्योरी ये बताता है कि ह्यूमन को पहले बेसिक सर्वाइवल नीड चाहिए, और एक लोअर लेवल पे बेसिक नीड है, अपर लेवल पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। और दोस्तों बैंकिंग प्रोडक्ट को कस्टमर के लाइफ स्टेज और चेंजिंग नीड्स के हिसाब से अलाइन करना, ये बैंकिंग रेलेवेंस है। चलिए एक सवाल है, विच कस्टमर सेगमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रिटेल बैंकिंग ग्रोथ? तो मास मार्केट से सुपर एफ्लुएंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है।
तो मास मार्केट को वॉल्यूम से रिलेट कीजिएगा, एफ्लुएंट को वैल्यू से रिलेट कीजिएगा, H&W को वेल्थ बैंकिंग से और मास्लो को नीड बेस्ड सेलिंग से। अब एक टर्म होता है सर जिसको बोलते हैं PLC यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। थोड़ा समझिएगा कि यहाँ पे दोस्तों हर प्रोडक्ट कस्टमर के माइंड में तुरंत सेट नहीं होता, टाइम लगता है। प्रोडक्ट को सेट होने में टाइम लगता है कस्टमर के माइंड में, और हर प्रोडक्ट एक फिक्स लाइफ साइकिल से गुजरता है, बस ड्यूरेशन और सक्सेस अलग होती हैं। हम देखिए लाइफ साइकिल फिक्स है, लेकिन अंतर बस कहाँ आता है, तो ड्यूरेशन में अंतर आता है या सक्सेस में अंतर आता है। तो एवरी प्रोडक्ट पासेस थ्रू डिस्टिंक्ट लाइफ साइकिल स्टेज। तो पहला होता है इंट्रोडक्शन, यानी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है। पहले हमने क्या किया, प्रोडक्ट को लॉन्च किया मार्केट में। फिर आता है सेल्स वॉल्यूम लो सेल्स वॉल्यूम, प्रमोशन कॉस्ट हाई होता है, प्रॉफिट नहीं होगा या नेगेटिव होगा। तो नया प्रोडक्ट में दोस्तों अवेयरनेस ज़्यादा होता है, रेवेन्यू कम होता है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे इंट्रोडक्शन स्टेज पे है। तो इसमें क्या होता है, अवेयरनेस जो है काफ़ी हाई होते हैं और जो रेवेन्यू होती है वो बहुत कम होती है। तो बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज, यानी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ, सेल बहुत कम है, प्रॉफिट नील है या प्रॉफिट नेगेटिव है, प्रमोशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। फिर दूसरा स्टेज आता है सर ग्रोथ स्टेज। अब क्या होता है, प्रोडक्ट चलना स्टार्ट किया, सेल्स बढ़ा। ग्रोथ मतलब यही होता है ना, प्रोडक्ट चलना स्टार्ट किया, सेल्स बढ़ा, ब्रेक इवन अचीव होता है, प्रॉफिट आने लगते हैं, कस्टमर अवेयरनेस बढ़ता है, मार्केट एक्सेप्टेंस बढ़ता है। तो एक्सपेंशन के लिए बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है ग्रोथ वाला। फिर तीसरा स्टेज होता है सर जिसको बोलते हैं मैच्योरिटी। पहला क्या बताया आपको, इंट्रोडक्शन, अवेयरनेस बढ़ रहा है, रेवेन्यू जनरली घटता ही है, ग्रोथ बढ़ना। फिर आता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब होता है कि आप ऐसे समझिए कि प्रोडक्ट का बेस्ट फेज होता है, ये होता है मैच्योरिटी। मैक्सिमम वॉल्यूम पीक पे रहती है, कस्टमर बेस वाइड होता है, प्रॉफिट इनफ्लो सबसे ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट को फुल्ली एक्सेप्ट किए जाते हैं। यानी प्रोडक्ट को इस स्टेज में मैक्सिमम टाइम तक होल्ड करना, ये याद रखिएगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना होल्ड कीजिए मैच्योरिटी में, मैक्सिमम टाइम तक होल्ड कीजिए मैच्योरिटी में। फिर आता है सर सैचुरेशन और स्टिलनेस, यानी ग्रोथ रुक जाता है, हाई कंपटीशन है, बेटर अल्टरनेटिव अवेलेबल है, कस्टमर इंटरेस्ट कम होता है, प्रॉफिट जो है ग्रो करना बंद हो जाता है। ये सब सैचुरेशन या स्टिलनेस वाला होता है। और लास्ट में आता है डिक्लाइन, यानी प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाते हैं, सेल्स और प्रॉफिट डिक्लाइन होने लगती है, प्रोडक्ट का डेथ होने का रिस्क होता है। तो देखिए पहले प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, फिर ग्रो किया, मैच्योरिटी पे मैक्सिमम प्रॉफिट देता है, और फिर और अगर इनोवेट नहीं किया तो डिक्लाइन पक्का है, समझे। तो PLC समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट PLC इनसाइट। देखिए दोस्तों प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सिंपल लगता है, पर एग्जाम में ट्विस्ट यहीं से आते हैं। तो देखिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे प्रोडक्ट PLC स्टेज से नहीं पास होते। कुछ प्रोडक्ट क्या करते हैं कि लॉन्च के बाद भी फेल हो जाते हैं और बहुत ही फास्ट मैच्योरिटी अचीव कर लेते हैं, मैच्योरिटी स्टेज में लॉन्ग टाइम तक रह जाते हैं। तो देखिए सबका अलग अलग नेचर होता है। तो आप ये मत बोलिएगा कि सब के सब प्रोडक्ट को है ये स्टेज से फॉलो करना ही करना है, राइट। अच्छा दूसरी बात है क्या कि PLC स्टेजेस आर नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल प्रोडक्ट, नॉट ऑल यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल प्रोडक्ट। ये लाइन याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। और उसमें एक ऑप्शन यही रहेगा कि PLC जो होता है यूनिफॉर्म होता है, तो उसको टिक लगा दीजिएगा। PLC का जो स्टेज होता है सर वो नॉट यूनिफॉर्म होता है, इसको नोट कीजिएगा। अच्छा दूसरी बात है कि प्रोडक्ट का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट चलेगा या डूबेगा वो डिपेंड करता है कि आपने रिसर्च कितना किया है, पैकेजिंग स्ट्रेटजी क्या है, रीपोजिशनिंग स्ट्रेटजी क्या है। यदि आपने अच्छा रिसर्च किया होगा, यदि आपने अच्छा रिसर्च किया होगा प्रोडक्ट के लिए और आपने राइट पोजिशनिंग की होगी, तो फिर आपका PLC ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ज़्यादा होगा। अच्छा दूसरी बात है टेक्नोलॉजी एंड PLC बहुत स्कोरिंग है, जितना टेक्नोलॉजी फास्ट चेंज होता है उतना PLC छोटा होता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर कंप्यूटर और टेक प्रोडक्ट ले लीजिए, इसका ऑब्सोलेशन ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, डिक्लाइन का रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे डे टू डे जो है टेक्नोलॉजी अपग्रेड होते जा रही है, तो जो हमारा पुराना प्रोडक्ट है उसका लाइफ साइकिल कम होते जा रहा है। सर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बैंकिंग के प्रोडक्ट की बात कर ली जाए तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, बैंकिंग प्रोडक्ट भी PLC फॉलो करते हैं, पर PLC जो है वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है, क्या वो कोर प्रोडक्ट है या वो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। एक इन जनरल मैंने PLC आपको समझा दिया, लेकिन हम बैंकिंग के पर्सपेक्टिव में बात करें तो बैंकिंग प्रोडक्ट भी PLC को फॉलो करते हैं, लेकिन उनके लिए अलग डिपेंड करता है कोर है या ऑगमेंटेड है। कोर की बात कर लें, कोर का मतलब होता है कि सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बैंकिंग का बेस होता है। ये क्या होता है सर, कोर मतलब बैंकिंग का बेस होता है, राइट। तो इसका मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि बैंकिंग बिजनेस को डिफाइन करते हैं, ये बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही इंडिस्पेंसिबल है। जैसे मान लीजिए कि सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, टर्म डिपॉजिट है, कैश क्रेडिट है, बेसिक डिपॉजिट है, रिटेल लोन है, टर्म लोन है, ड्राफ्ट है। कोर बैंकिंग प्रोडक्ट सस्टेन द बैंक नॉट प्रमोट द बैंक। हमारा जो कोर बैंकिंग प्रोडक्ट होता है ना,
ठीक है, ये क्या करता है, सस्टेन करता है बैंक, राइट। तो हर प्रोडक्ट सेम पीएलसी फॉलो नहीं करता, टेक्नोलॉजी पीएलसी को छोटा बना देता है और बैंकिंग के कोर प्रोडक्ट हमेशा डिमांड में रहते हैं। अब जहाँ देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसा होता है, क्या होता है, मैंने आपको बता ही दिया कि इसका मतलब कि प्रोडक्ट का सफर इंट्रोडक्शन से लेकर डिक्लाइन तक। कोर बैंकिंग प्रोडक्ट की बात कर लें तो एसेंशियल प्रोडक्ट है जिनकी लॉन्ग टर्म स्टेबल डिमांड होती है, उनको बोलते हैं कोर बैंकिंग प्रोडक्ट। कुछ नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो देखिए, ये जो जितना नाम है, जैसे आपको मैंने बताया सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सब के सब कोर बैंकिंग है। तो जैसे सवाल पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा बैंकिंग प्रोडक्ट का लॉन्गेस्ट लाइफ साइकिल है, ऑप्शन ए दे देगा कोर, ऑप्शन बी दे देगा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की। तो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग, कोर प्रोडक्ट को कंबाइन करके, इसमें वैल्यू, बेनिफिट, कन्वीनियंस ये सब ऐड करते हैं। इससे क्या होता है कि कस्टमर वैल्यू बढ़ जाती है, एडिशनल कस्टमर वैल्यू आती है। जैसे कुछ मैं आपको ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे एटीएम कार्ड पहले वैल्यू एडिशन था, लेकिन अब एटीएम और डेबिट कार्ड जो है कोर फीचर हो गया है। पहले एटीएम कार्ड को ऑगमेंटेड प्रोडक्ट माना जाता था क्योंकि एक तरह से वैल्यू ऐड कर रहा है, लेकिन अब इसको कोर प्रोडक्ट माना जाता है। उसी प्रकार से नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये पहले ऑगमेंटेड हुआ करते थे, अब ये कोर प्रोडक्ट हो गए हैं ओवर द टाइम। तो दोस्तों कोर प्रोडक्ट का स्टेबल लाइफ साइकिल होता है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का शॉर्टर और डायनेमिक लाइफ साइकिल होता है। टेक्नोलॉजी यदि एक्सेलरेट होगी तो प्रोडक्ट इवॉल्व होगा, प्रोडक्ट का ऑब्सोलेसेंस बढ़ेगा, राइट, ये सब याद रखेंगे। सर तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का वन लाइन में मतलब क्या हुआ, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो सफर होता है वो इंट्रोडक्शन से लेकर डिक्लाइन तक जाता है। कोर बैंकिंग प्रोडक्ट की हमने बात की, राइट। तो ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है। विच बैंकिंग प्रोडक्ट हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ साइकिल, सही जवाब है सर सीबीपी, कोर बैंकिंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड देखिएगा, जहाँ पे ग्रोथ और मैच्योरिटी आएगी वहाँ पे प्रॉफिट आएगा, जहाँ पे सैचुरेशन आएगा दोस्तों वहाँ स्टैग्नेशन होगा, डिक्लाइन है तो ऑब्सोलेसेंस होगा, कोर है तो इंडिस्पेंसिबल है, और ऑगमेंटेड है तो वैल्यू एडेड है। अब सर बात करते हैं बीसीबीडीए का। बीसीबीडीए क्या होता है कि देखिए आरबीआई ने क्या किया है कि नो फ्रिल अकाउंट को रिप्लेस करके बीसीबीडीए को इंट्रोड्यूस किया है। पहले क्या होते थे, हमारे नो फ्रिल अकाउंट होते थे, अब इन्हें हटा दिया गया, अब बीएसबीडीए आ गया है, राइट। ये 10 अगस्त 2012 का गाइडलाइन है। इसमें सबसे की फीचर्स क्या है बीएसबीडीए का कि बेसिक बैंकिंग राइट, यानी नॉर्मल बैंकिंग कस्टमर की तरह ट्रीट होते हैं, हर कस्टमर के लिए अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पे बस एग्जाम का लाइन याद रखिएगा कि जो बेसिक बैंकिंग है, बेसिक बैंकिंग यही हमारा बेसिक राइट है, बेसिक बैंकिंग इज इक्वल टू बेसिक राइट। दूसरी बात आती है सर मिनिमम बैलेंस की, राइट। क्या होता है मिनिमम बैलेंस, लेट्स हैव अ लुक। तो क्या मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट है बी इसमें, तो प्लीज याद रखिएगा मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। इसीलिए तो इसे बनाया गया है नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, राइट। नॉर्मल बैंकिंग सर्विस की तरह ट्रीट होता है, हर कस्टमर के लिए अवेलेबल होता है, राइट। कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं है। कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाती है, देखिए यहाँ पे आपको कैश डिपॉजिट और विड्रॉल का फैसिलिटी मिलेगा ब्रांच पे, एटीएम पे। फिर रिसीट और क्रेडिट ऑफ फंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट चैनल के माध्यम से, राइट। चेक मिल सकता है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी से। तो प्लीज़ याद रखिएगा जब भी आपको बीएसबीडीए दिखे तो वहाँ पे कोई नो ट्रांजेक्शन अकाउंट, यहाँ पे जीरो ट्रांजेक्शन नहीं होता है। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन लिमिट्स के। लेट्स टॉक अबाउट द लिमिट्स। तो लिमिट डिपॉजिट में नहीं दोस्तों, लिमिट विड्रॉल में होती है। डिपॉजिट में कोई लिमिट नहीं होती, डिपॉजिट विड्रॉल में क्या होती है, लिमिट होती है। मैक्सिमम 4 विड्रॉल कर सकते हैं एक महीने में, और इसमें एटीएम विड्रॉल भी काउंट होता है। कार्ड फैसिलिटी की बात कर लें तो एटीएम कार्ड या एटीएम कम डेबिट कार्ड अलाउड है, राइट। तो ये कार्ड फैसिलिटी आप बीएसबीडीए में ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो बीएसबीडीए में कार्ड फैसिलिटी जो होता है वो परमिटेड होता है, कार्ड फैसिलिटी इज परमिटेड। चार्जेस की बात कर लें तो बीएसबीडीए का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है सारे बेसिक चार्ज जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ऑल बेसिक चार्ज, यहाँ देखिए लिखा गया है ना, ऑल बेसिक चार्जेस, ऑल बेसिक फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्ज नहीं होता नॉन ऑपरेशन का या इनऑपरेटिव बीएसबीडीए को एक्टिवेट करने का कोई चार्ज नहीं होता। तो बीएसबीडीए में इनएक्टिविटी पर भी पेनल्टी नहीं है। वैल्यू एडेड सर्विसेज होते हैं, वीएस बोलते हैं, यानी एक्स्ट्रा सर्विस मिल सकती है लेकिन कंडीशन के साथ। कंडीशन यही है कि बैंक एडिशनल सर्विस ऑफर कर सकते हैं, प्राइस रीजनेबल, ट्रांसपेरेंट और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए। फिर आता है सर केवाईसी एएमएल कॉम्प्लायंस, यानी फ्री अकाउंट का मतलब लूज रूल नहीं है। बीएसबीडीए फुल केवाईसी, आरबीआई के एएमएल गाइडेंस, राइट, इन सब से सब्जेक्टेड है। फिर आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन मल्टीपल सेविंग अकाउंट, मतलब कस्टमर कंफ्यूजन खत्म करने के लिए कस्टमर एक ही बीएसबीडीए रख सकता है,
अगर नॉर्मल सेविंग अकाउंट है तो BSBD अलाउ नहीं है। एक कस्टमर एक BSBD है, तो BSBD जीरो बैलेंस है, फ्री है, मल्टी विदड्रॉल लिमिट है, KYC मैंडेटरी है, मल्टीपल सेविंग अकाउंट का जगलिंग अलाउड नहीं है। चलिए अब बात करते हैं BSBD के बारे में। कुछ और पॉइंट दिया हुआ है कि देखिए, एक होता है स्मॉल अकाउंट और BSBD अकाउंट, दोनों में अलग अलग चीज़ होते हैं, राइट। देखिए सबसे पहले इसमें सिंगल सेविंग अकाउंट रूल याद रखिएगा कि BSBD होल्डर सेम बैंक में कोई और सेविंग अकाउंट नहीं रह सकता, और यदि कोई है तो 30 दिन के अंदर उसे क्लोज करना पड़ेगा। फिर आता है कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग अकाउंट। जितने भी हमारे नो फ्रिल्स अकाउंट होते हैं, जितने भी नो फ्रिल्स अकाउंट हैं, वो ऑटोमेटिकली BSBD में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। इसको याद रखेंगे, नो फ्रिल अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं BSBD में। एक टर्म होता है सर सिंप्लीफाइड KYC। सिंप्लीफाइड KYC का मतलब होता है कि अगर BSBD सिंप्लीफाइड KYC पे ओपन हुआ है तो उसे हम लोग स्मॉल अकाउंट ट्रीट करेंगे, उसमें कुछ एडिशनल रिस्ट्रिक्शन होंगी, एडिशनल लिमिट होंगी, राइट। अब जरा हम लोग स्मॉल अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। स्मॉल अकाउंट ओपन होता है उन लोगों के लिए जो कि लो रिस्क वाले होते हैं, यानी जो लो रिस्क इंडिविजुअल होते हैं उनके लिए स्मॉल अकाउंट होता है। और इनके लिए इसमें जो है ना, और जिनके पास OVD नहीं है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके लिए स्मॉल अकाउंट होता है। अकाउंट ओपनिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है कि इनको सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन चाहिए होता है। और दोस्तों सरकार ने एक ये नोटिफिकेशन भी का नंबर भी देख सकते हैं, इनके लिए सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ और सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन चाहिए। कंडीशन क्या है स्मॉल अकाउंट की? लिमिट्स, क्रेडिट लिमिट कितना है? टोटल एनुअल क्रेडिट जो एक साल में 1 लाख से कम होना चाहिए। ये स्मॉल अकाउंट की बात कर रहे हैं, 1 लाख से कम का क्रेडिट। मंथली विड्रॉल एंड ट्रांसफर 10,000 से कम होना चाहिए, सब मिला के। बैलेंस किसी भी समय पे 50,000 से कम होना चाहिए, राइट। ये सब याद रखेंगे। फॉरेन रेमिटेंस इसमें अलाउड नहीं होता, राइट। हाँ अलाउ कर सकते हैं लेकिन फुल KYC करना पड़ेगा उसके लिए। वैलिडिटी, तो वैलिडिटी में देखिए लिखा है कि इनिशियली 12 महीने के लिए वैलिड था, लेकिन इसको हम दूसरा 12 महीना बढ़ा सकते हैं, राइट। लेकिन आपको ये चीज़ सबमिट करना पड़ेगा कि आपने OVD के लिए अप्लाई किया है, और यदि KYC नहीं कंप्लीट किया 24 महीने के अंदर, यानी 2 साल के अंदर, सारे ट्रांजेक्शन ब्लॉक हो जाएंगे। दूसरी बात आती है सर प्लेस ऑफ ओपनिंग। वैलिडिटी पीरियड तो बता ही दिया, 12 महीना और 24 महीना मैक्सिमम। प्लेस ऑफ ओपनिंग यानी स्मॉल अकाउंट कहीं भी ओपन होता है, राइट। या तो ये आपकी CVS लिंक ब्रांच रहे वहाँ ओपन कर सकते हैं, या ब्रांचेज जो कि मैनुअल मॉनिटरिंग के लिए कैपेबल है वहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं। तो ये चलेगा है CVS लिंक ब्रांचेस, मैनुअल मॉनिटरिंग। तो हमने सर ये सीखा कि BSBD फाइनेंशियल इंक्लूजन टूल है, कोई मिनिमम बैलेंस नहीं चाहिए, फ्री बेसिक सर्विसेज मिलती हैं। स्मॉल अकाउंट में रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेशन होता है। जितने भी लिमिट्स आपको मैंने बताया ये सब एग्जाम फेवरेट हैं। क्या क्या लिमिट बताया एक बार रिकॉल कीजिए। क्रेडिट मैक्सिमम कितने का? 1 लाख का क्रेडिट मैक्सिमम। उसके बाद 10,000 का आप विड्रॉल या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, राइट। 50,000 का बैलेंस। रट्टा नहीं आना है, लॉजिक को समझना है, ठीक है। तो BSBD क्या है? एक जीरो RBI का मैंडेट द्वारा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, ताकि बेसिक बैंकिंग एक्सेस हो सभी को। और स्मॉल अकाउंट में क्या होता है कि रिस्ट्रिक्टेड सेविंग अकाउंट है, लो रिस्क इंडिविजुअल के लिए बिना फुल KYC डॉक्यूमेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ विड्रॉल कितना अलाउड है पर मंथ BSBD में? तो 4 विड्रॉल है, इसमें ATM विड्रॉल भी इंक्लूडेड है। तो फ्रेंड्स कीवर्ड को याद रखेंगे, BSBD अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन, कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है, मैंडेटरी है। स्मॉल अकाउंट में KYC रिस्ट्रिक्टेड है, RBI रेगुलेटर से। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं अगले कंसेप्ट की और, फ्लोटिंग रेट डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट। तो देखिए FD बोला और फिक्स समझा, एग्जाम में फ्लोटिंग रेट टर्म डिपॉजिट से ट्विस्ट आता है। तो देखिए ये ऐसे टर्म डिपॉजिट होते हैं जिनका इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता, रेट मार्केट बेंचमार्क के साथ मूव करता है। मतलब मार्केट का बेंचमार्क बढ़ेगा तो ये इनका भी रेट बढ़ेगा, और मार्केट गिरेगा तो इनका भी रेट गिरेगा। तो इसीलिए इनको कहा जाता है फ्लोटिंग FD। व्हाट वी कॉल देम? वी कॉल देम फ्लोटिंग FD, राइट। तो ये फ्लोटिंग FD का सबसे बड़ी बात है कि ये मार्केट लिंक्ड रिटर्न होता है, राइट। इसके की फीचर्स क्या है कि देखिए इंटरेस्ट रेट एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक होता है, जो होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद लिखा है कि बेंचमार्क डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल हो, ऑब्जेक्टिव बेंचमार्क हो, नॉन डिस्क्रिशनरी हो, बैंक अपनी मर्जी से रेट चेंज नहीं कर सकता, राइट। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे रेपो रेट हो गया, ट्रेजरी बिल यील्ड हो गए, राइट। अब हमने यहाँ से ये सीखा दोस्तों कि डिपोजिटर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंटरेस्ट रेट रिस्क। जो फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट होता है ये डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट रेट रिस्क से, और रेट रिवीजन बेंचमार्क के मूवमेंट के अकॉर्डिंग होता है। जो रेट का रिवीजन होता है ना वो बेंचमार्क के मूवमेंट के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को याद रखेंगे। पहली तो बात है लीगल फ्रेमवर्क की, कि याद रखिएगा कि KYC रूल बैंक
यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसको पीएमएलए शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग, और मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड पीएमएल रूल 2005, ईयर याद रखिए। तो अब इसके बाद बैंक का ऑब्लिगेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि बैंक कस्टमर को आइडेंटिफाई करे, ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करे। केवाईसी जानते ही आप, नो योर कस्टमर प्लस वॉच हिज ट्रांजेक्शन। चलिए ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है। कितने एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों, केवाईसी पॉलिसी के 4 की एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला है सीएपी कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्यूर, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। कस्टमर एक्सेप्टेंस यानी कौन सा कस्टमर एक्सेप्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, ये सीएपी में आता है। केवाईसी पॉलिसी के एक है सीएपी कस्टमर एक्सेप्टेंस, दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट यानी कौन सा कस्टमर एक्सेप्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, ये सीएपी में आता है। रिस्क मैनेजमेंट यानी कस्टमर का रिस्क लेवल एसेस करना। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन यानी कि दोस्तों कस्टमर की प्रॉपर आइडेंटिटी वेरीफाई करना, प्रॉपर आइडेंटिटी को वेरीफाई कीजिए कस्टमर की। ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग यानी ट्रांजैक्शन पे लगातार नज़र बनाए रखना। ये चारों कंपलसरीज हैं, सीएपी, रिस्क मैनेजमेंट, सीआईपी, मॉनिटरिंग। अब दोस्तों ओवीडी विथ नॉन अपडेटेड एड्रेस, अगर ओवीडी में करंट एड्रेस नहीं है तो बैंक टेम्पोरली एड्रेस प्रूफ एक्सेप्ट कर सकता है। क्या क्या एक्सेप्ट किया जा सकता है, देखिए यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पोस्टपेड, मोबाइल, वाटर, पाइप्ड गैस, प्रॉपर्टी, म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट, पीपीओ, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट और पीएसयू, एड्रेस मेंशन होना चाहिए, राइट। तो इसके अलावा दोस्तों एम्प्लॉयर एकोमोडेशन अलॉटमेंट लेटर जो कि इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लिस्टेड कंपनीज, ये भी चलेगा। और लीव और लाइसेंस एग्रीमेंट भी चल सकता है। तो टेम्प्रोरी एड्रेस प्रूफ लिमिटेड पर्पज़ के लिए होते हैं। तो हाँ, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि टेम्प्रोरी का मतलब परमानेंट नहीं होता। कस्टमर ओवीडी करंट एड्रेस के साथ सबमिट करेगा 3 महीने के अंदर, अदरवाइज यदि फेल हुआ तो केवाईसी नॉन कंप्लायंस हो जाए, राइट। कस्टमर जो है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट करंट एड्रेस के साथ 3 महीने के अंदर सबमिट करे, नहीं तो केवाईसी नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। चलिए, तो 3 महीने के बाद अपडेटेड ओवीडी नहीं दिया तो प्रॉब्लम आपकी पक्की है। तो केवाईसी पॉलिसी बोर्ड अप्रूव्ड होती है। 4 एलिमेंट कंपलसरी है, सीएपी, सीआईपी, 4 एलिमेंट का नाम याद रखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। दीज आर द 4 एलिमेंट्स। टाइम लिमिट की भी हमने बात कर ली। अब जरा बात करते हैं ई केवाईसी, आधार। दोस्तों देखिए यहाँ पे कीवर्ड है कि UIDAI ई केवाईसी एक वैलिड ई केवाईसी प्रोसेस है। आधार ई केवाईसी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट होता है, मतलब अलग से आधार एड्रेस प्रूफ पूछने की आवश्यकता नहीं है। ई केवाईसी में क्या क्या आते हैं सर, तो ई केवाईसी में दोस्तों हमारे डेमोग्राफिक डिटेल आएंगे, फोटोग्राफ आएंगे, UIDAI से बैंक तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर आएगा केवाईसी डेटा का। तो इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी ट्रांसफर UIDAI टू बैंक इज वैलिड। इसके अलावा कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट भी हैं कि सिर्फ आधार बोल देना काफ़ी नहीं होता, एक रिसेंट फोटोग्राफ भी चाहिए, अदर डॉक्यूमेंट भी चाहिए, जो कि नेचर ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ई केवाईसी प्लस बैंक पॉलिसी कॉम्प्लायंस दोनों जरूरी हैं, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि केवाईसी मैंडेटरी है पीएमएलए के अंदर। 4 पिलर हैं केवाईसी के, सीएपी, रिस्क, सीआईपी और मॉनिटरिंग। टेम्पोररी एड्रेस प्रूफ ओनली 3 महीने के लिए वैलिड है। आधार ई केवाईसी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है। फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट में मार्केट बेंचमार्क लिंक होता है। चलिए, तो एक सवाल पूछा जाएगा कि फ्लोटिंग रेट टर्म डिपॉजिट जो होता है उसमें क्या बताया आपको, एक ऐसा डिपॉजिट जहां पे इंटरेस्ट रेट एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ वेरी करता है। परफेक्ट डेफिनेशन है। चलिए, केवाईसी में हमने देखा कि केवाईसी एक प्रोसेस होता है जिसके मतलब कस्टमर की पहचान करना और ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करना ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। इलेक्ट्रॉनिक के बस ई में केवाईसी में इलेक्ट्रॉनिक वर्ड जुड़ गया, यानी आपको UIDAI का नाम सुने ही होंगे आप। इसके माध्यम से आधार का जो डेटा है वो UIDAI के आधार डेटा से इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, इसे हम लोग ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हैं, राइट। तो एक क्विक MCQ देख लीजिए, पूछा जाता है कि मैक्सिमम टाइम कितना अलॉट होता है करंट एड्रेस OVD सबमिट करने का जब अकाउंट को हम लोग लिमिटेड केवाईसी से ओपन किए हैं। तो 3 महीना। ये मोस्ट रिपीटेड सवाल है कि मैक्सिमम टाइम कितना अलाउ है करंट एड्रेस OVD सबमिट करने का व्हेन अकाउंट इज ओपन विथ लिमिटेड केवाईसी, आंसर इज 3 मंथ। चलिए, अब दोस्तों कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की बात कर लें और CKYCR। तो CKYCR क्या है कि सरकार ने ऑथराइज किया है सरसई। सरसई आप जानते होंगे दोस्तों, सरसई होता है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजिंग एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो सरसई जो है ना CKYCR का ऑपरेटर होता है। पूछा जाता है सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री का ऑपरेटर कौन होता है, तो सरसई होते हैं।
CKYCR का पर्पस क्या है कि सेंट्रलाइज KYC रिकॉर्ड को स्टोर किया जाए, फिर रिपीटेड KYC अवॉइड होता है, कॉम्प्लायंस और ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होती है। ये सबसे बड़ी बात है CKYCR की कि आपका KYC रिकॉर्ड का सेंट्रलाइज स्टोरेज होता है, आपका जो रिपीटेड KYC होता है कस्टमर के लिए वो अवॉइड होता है, कॉम्प्लायंस और ट्रांसपेरेंसी आपकी इंप्रूव होती है। तो इसको आप ऐसे याद रखिए सर कि CKYCR जो होते हैं ये वन टाइम KYC है। क्या है सर? ये वन टाइम KYC है, मल्टीपल रिलेशनशिप। अब बात कर लें CDD और KYC डेटा शेयरिंग रिक्वायरमेंट की। याद रखिएगा बैंक और रेगुलेटेड एंटिटी को क्या करना पड़ता है, रिवाइज KYC टेम्पलेट के एज पर डेटा कैप्चर, राइट। तो यहाँ देखिए बैंक और रेगुलेटेड एंटिटी को कैप्चर KYC इंफॉर्मेशन एज पर रिवाइज KYC टेम्पलेट, और सेपरेट टेम्पलेट होता है इंडिविजुअल के लिए, लीगल एंटिटीज के लिए। KYC डेटा CKYCR में अपलोड करना मैंडेटरी है। तो मैंडेटरी अपलोड क्या है? तो दोस्तों देखिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये सारे के सारे न्यू इंडिविजुअल अकाउंट जो कि 1 जनवरी 2017 के बाद ओपन किए गए हैं, KYC डेटा सरसई में अपलोड करना आवश्यक है। तो दोस्तों CKYCR के बारे में हमने देखा कि ये एक हमारा सेंट्रल KYC रिपोजिटरी है, सरसई उसे मैनेज करता है। और उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की। अदर प्रोडक्ट एंड सर्विस में सबसे पहला पॉइंट आता है जैसे रेमिटेंस सर्विस, फी बेस्ड सर्विस, नॉन फंड बेस्ड सर्विस। तो रेमिटेंस में क्या आएगा कि आप कस्टमर के बिहाफ में फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे NEFT, RTGS, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, राइट, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। फी बेस्ड में क्या होता है? देखिए फी बेस्ड हमारा नॉन इंटरेस्ट इनकम है। बैंक के पास एक तो इनकम का स्रोत होता है ब्याज जो कि लोन पे वो कमाती है, एडवांस पे कमाती है, और दूसरा होता है कि फी बेस्ड जो कि नॉन इंटरेस्ट होता है, जैसे चेक कलेक्शन का चार्ज, सेफ डिपॉजिट लॉकर का चार्ज, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का चार्ज। मर्चेंट बैंकिंग मान लीजिए फैसिलिटी प्रोवाइड करिए तो लीड बैंकर, को मैनेजर होंगे। PMS होते हैं सर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होते हैं NRI के लिए, प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी होते हैं। ये सब की पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि बैंक डज नॉट लैंड फंड, बैंक प्रोवाइड गारंटी और एश्योरेंस, राइट। ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अब यदि नॉन फंड बेस्ड की बात कर ले तो नॉन फंड बेस्ड में जो है बैंक फंड नहीं लैंड करते, बैंक अपना पैसा लैंड ही नहीं करते, बैंक सिर्फ गारंटी या एश्योरेंस देते हैं। तो नॉन फंड बेस्ड वाला जो बिजनेस होता है इसमें कमिटमेंट होता है, फंड का आउटफ्लो नहीं होता। एग्जांपल के तौर पर आप BG ले लीजिए, बैंक गारंटी ले लीजिए, यानी बैंक कस्टमर की तरफ से गारंटी देता है। जैसे ये बैंक है और ये हमारे कस्टमर है, तो बैंक क्या कर रहा है? गारंटी दे रहा है कस्टमर की तरफ से। ओके, दैट्स कॉल्ड BG। लेटर ऑफ क्रेडिट यानी बायर के बिहाफ पे पेमेंट एश्योरेंस। लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है? बैंक पेमेंट एश्योरेंस करती है बायर के बिहाफ में। ये ट्रेड फाइनेंस का कोर टूल है। फिर आता है को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, यानी बैंक बिल को एक्सेप्ट करके क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। बैंक क्या करता है? बिल एक्सेप्ट किया और क्या बढ़ाया? इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ा। फिर नॉन फंड बिजनेस की बात कर ले। नॉन फंड बिजनेस से बैंक को क्या मिलता है? यहीं से बैंक का स्मार्ट प्रॉफिट आता है, कमीशन इनकम, लो फंड डिप्लॉयमेंट, हाई प्रॉफिटेबिलिटी। ये सब के सब हमारे नॉन फंड बेस्ड बिजनेस है, राइट। कमीशन वाला पैसा, हाई प्रॉफिटेबिलिटी। यदि लेस फंड है और ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो नॉन फंड बिजनेस में आ जाइए। तो इसमें देखिए दोस्तों कुछ MCQs में क्वेश्चन टेस्ट होता है, जैसे कि अदर सर्विसेज में लिखा, अदर सर्विसेज मेजर नॉन इंटरेस्ट इनकम सोर्स होता है। यदि लिखा रेमिटेंस और फी सर्विस, ये कस्टमर के स्टिकनेस को बढ़ाता है। नॉन फंड बेस्ड बिजनेस, इसमें हाई मार्जिन बिजनेस होता है जी। तो देखिएगा दोस्तों CKYCR क्या होता है? एक सेंट्रल रिकॉर्ड है KYC रिकॉर्ड जो कि जो कि सर से ही मेंटेन करता है। उसके बाद कस्टमर ड्यू डिलिजेंस याद रखिएगा कि एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और वेरीफाई करते हैं कस्टमर को, ताकि बैंकिंग सिस्टम का मिसयूज को रोका जा सके। अदर सर्विसेज में मतलब कि नॉन डिपॉजिट और नॉन क्रेडिट सर्विस होता है जो कि बैंक ऑफर करते हैं, ये हमारे अदर सर्विसेज में आते हैं। चलिए नॉन फंड बेस्ड बिजनेस की हमने बात की। इसमें कुछ और पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट यहाँ पे कि नॉन फंड बेस्ड बिजनेस का मतलब कि बैंक पैसा लैंड नहीं करता, सिर्फ गारंटी या एश्योरेंस देता है। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया। सवाल है कि कौन से एंटिटी हैं जो कि CKYCR को मैनेज करते हैं, तो इसका जवाब होगा सरसई, राइट। सरसई का काम है। कीवर्ड को देख लीजिए। अब उसके बाद आता है सर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देखिए याद रखिए सीक्वेंस भी कभी पूछा जाता है। 5 सीक्वेंस होते हैं। पहले आइडिया बना लो, आइडिया को स्क्रीन करो, कंसेप्ट टेस्ट करो, बिजनेस एनालिसिस करो, मार्केट एनालिसिस करो, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट, मार्केटिंग और कमर्शियलाइजेशन। ये 5 स्टेजेस होते हैं ऑर्डर में, इसको याद रखेंगे। यदि ऑर्डर गलत हुआ ना तो मार्क्स कट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। पहले आइडिया बनता है, आइडियाज के बाद उसे स्क्रीन किया जाएगा,
उसके बाद कंसेप्ट को टेस्ट किया जाएगा। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहले हम लोग न्यू आइडियाज़ की बात कर लें। तो आइडिया कहाँ से आएगा? मार्केट रिसर्च से आएगा, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से आएगा, कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे फीडबैक लिया जाएगा। जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर है, उनसे दोस्तों फीडबैक लिया जाता है। फिर आइडिया आ सकता है हमारे इंटरनल सोर्स से, यानी बैंक के एम्प्लॉय, स्टाफ सजेशन स्कीम। तो एम्प्लॉय आइडिया देते हैं कस्टमर के इंटरेक्शन के बेसिस पर, फील्ड एक्सपोजर के बेसिस पर। और फिर बैंक का जो फ्रंट लाइन होता है वो आइडिया फैक्ट्री ही है। फिर सजेशन किस चीज़ पे हो सकता है? या तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे हो, सजेशन हो सकता है कि हमारा कोई प्रोडक्ट है इसे इम्प्रूव करना है, यहाँ सजेशन आ सकती है। या हो सकता है कि ब्रांड न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करना है, कोई नया प्रोडक्ट है उसे ही डेवलप करना है। तो इनोवेशन कैन बी इंक्रीमेंटल और रेडिकल। अब उसके बाद बात आती है सर आइडिया स्क्रीनिंग की। हमने ठीक आइडिया जनरेट कर ली, तो एग्जाम में प्रोडक्ट डेवलपमेंट का स्टेप आधा हुआ है। देखिए सबसे पहले स्क्रीनिंग में क्या होता है कि सभी आइडिया लॉन्च नहीं होते, इंटरनल एक्सटर्नल सब आइडिया पहले शॉर्टलिस्ट होते हैं, शॉर्टलिस्ट किया जाता है, राइट। फिर होता है प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी टेस्ट, कौन सा आइडिया प्रैक्टिकली फिजिबल है। बैंक ये पूछता है कि क्या एक्चुअल कस्टमर की नीड्स फिल हो रही है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से बेटर है क्या, करंट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कर पाएगा या फिट करता है या नहीं करता, एग्जिस्टिंग बिजनेस लाइन में फिट करता है या नया बिजनेस लाइन में फिट होता है। ये सब सवाल बैंक पूछती है, इसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। और सिर्फ वही आइडिया आगे बढ़ते हैं जो प्रैक्टिकल हो और जो रेलिवेंट हो, जो इन सभी का आंसर में हाँ होगा, ठीक है। फिर आता है दोस्तों कंसेप्ट टेस्टिंग, यानी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, अब सिर्फ आइडिया तक का टेस्ट, आइडिया का टेस्ट होता है। मतलब कि यहाँ भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होता दोस्तों, ये प्रोडक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ, ये केवल यही आइडिया का समझिए कि टेस्टिंग ही है, समझे। मतलब टेस्टिंग द प्रोडक्ट कंसेप्ट, यानी कस्टमर के परसेप्शन को समझना, कस्टमर एक्सेप्टेंस चेक करना, कंसेप्ट की क्लैरिटी और अट्रैक्टिवनेस देखना। अभी तक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, इससे पहले ही 3 स्टेप हो गए हैं। पहले आइडिया जनरेट करना, आइडिया स्क्रीन करना, कंसेप्ट टेस्ट करना, यदि कस्टमर फीडबैक का हेल्प लेके क्या करना चाहिए कि कुछ मॉडिफाई करना हो तो मॉडिफाई करो, पोजिशनिंग फाइन ट्यून करो, लॉन्च रिस्क कम होता है। फिर आता है बिजनेस एनालिसिस, यानी आप डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट पैसा कमाएगा या नहीं कमाएगा, प्रोडक्ट की कॉमर्शियल वायबिलिटी देखी जाती है। तो जिसका मेन एम है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हैं आप, प्रॉफिटेबिलिटी पोटेंशियल दे सकते हैं। इसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस वॉल्यूम पे, कस्टमर एक्विजिशन और रिटेंशन पे, मार्केट शेयर पे, राइट। आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड मार्केट पेनिट्रेशन, बैंक के पर्सपेक्टिव से, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से प्रोडक्ट को देखा जाता है दोनों एंगल से। देखिए आइडिया स्क्रीनिंग क्या करता है, फिल्टर करता है, कंसेप्ट टेस्टिंग कस्टमर के कपल्स चेक करता है, और बिजनेस एनालिसिस पैसा और मार्केट दोनों जज करता है, राइट। इसके बाद आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट, मार्केटिंग एंड कॉमर्शलाइजेशन। देखिए ये यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है सर कि प्रोडक्ट पेपर से रियलिटी बनता है। अभी तक प्रोडक्ट पेपर पे था, अब वो रियलिटी में आ रहा है। प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट होता है बेस्ड ऑन अप्रूव्ड कंसेप्ट, मार्केट फीडबैक, फाइनेंशियल एनालिसिस। याद रखिएगा सर कि ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है ना, प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट दिस प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज कस्टमर ड्रिवन। ये क्या होता है सर, ये कस्टमर ड्रिवन होता है, राइट, बैंकर ड्रिवन नहीं होता। टेस्ट मार्केटिंग क्या होता है कि फुल लॉन्च से पहले एक टेस्टिंग जरूरी है पायलट बेसिस पे, यानी प्रोडक्ट पायलट बेसिस पे लॉन्च होगा लिमिटेड ज्योग्राफी में, लिमिटेड कस्टमर सेगमेंट में। टेस्ट मार्केटिंग का फायदा ये है कि हमें गलती पता चल जाती है और ऑपरेशनल इशू को हम सही भी कर सकते हैं। कॉमर्शलाइजेशन क्या होता है सर कि अब आता है बहुत बड़ा लॉन्च, फुल लॉन्च होता है, फुल स्केल लॉन्च होता है, राइट। या तो बैंक वाइड होगा या मार्केट वाइड इंप्लीमेंट होगा। इसको सपोर्ट कौन करेगा, इसको सपोर्ट करेगा सर मार्केटिंग पुश या स्ट्रॉन्ग सेल्स एफर्ट, ये इसको सपोर्ट करता है। कमर्शलाइजेशन का मतलब कि प्रोडक्ट जो है अब लाइव हो गया है सभी के लिए। चार लाइन याद रखिएगा सिर्फ कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो कस्टमर ड्रिवन होता है, कंसेप्ट टेस्टिंग आपके फेलियर रिस्क को कम करता है, बिजनेस एनालिसिस में प्रॉफिटेबिलिटी आती है, और टेस्ट मार्किंग कॉस्टली मिस्टेक को अवॉइड करता है। तो आइडिया जनरेट किया हमने, कस्टमर नीड और इंटरनल इनसाइट से नया प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया, फिर आइडिया स्क्रीनिंग किया, यानी फिजिबिलिटी और स्ट्रेटेजिक फिट के बेसिस पे आइडिया को फिल्टर करना, कंसेप्ट टेस्टिंग यानी कस्टमर का प्रोडक्ट आइडिया समझना और एक्सेप्टेंस चेक करना, बिजनेस मार्केट एनालिसिस यानी प्रोडक्ट की फाइनेंशियल और कॉम्पिटिटिव वायबिलिटी इंश्योर करना, और लास्टली आता है कमर्शलाइजेशन यानी फुल स्केल लॉन्च किया। बताइएगा कौन सा स्टेज होता है जहाँ पे कस्टमर फीडबैक ऑन प्रोडक्ट आइडिया कलेक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं कंसेप्ट टेस्टिंग। देखिए आइडिया जनरेशन एक तरह का इनोवेशन है, स्क्रीनिंग यानी फिजिबिलिटी चेक करना, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है यानी छांटना जिसको बोलते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग करना,
कंसेप्ट टेस्टिंग में कस्टमर का परसेप्शन लिया जाता है, बिजनेस एनालिसिस में प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है, कमर्शलाइजेशन में मार्केट लॉन्च होता है। देखिए ना, लॉन्च होने से पहले 4 स्टेप हैं। फिर आता है सर प्रोडक्ट का इवोल्यूशन। देखिए यहाँ पे थॉडर, ये नाम भी याद रखिएगा, थॉडर लेविट ने, लेकिन इनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट टाइम के साथ इवॉल्व होता है और हर स्टेज कस्टमर के लिए ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है। टोटल 4 स्टेज है जो कि याद रखेंगे हम लोग, जेनरिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट और पोटेंशियल प्रोडक्ट। जेनरिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अनब्रांडेड, कोई ब्रांड नहीं है, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है और साथ ही साथ सिर्फ बेसिक यूटिलिटी है। जैसे हमारा कोर प्रोडक्ट हो गया, जेनरिक प्रोडक्ट होता है, कोर प्रोडक्ट है, राइट। जैसे राइस, व्हीट, ब्रेड, क्लॉथ, ये सब जेनरिक प्रोडक्ट होते हैं। बैंकिंग के टर्म से बोले सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, डिमांड ड्राफ्ट को, ये सब हमारे जेनरिक प्रोडक्ट हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होते हैं जी, कि कस्टमर नेचुरली जो मिनिमम एक्सपेक्ट करता है वही एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। मिनिमम जो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है वही एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ पे बेसिक एक्सपेक्टेशन जो है वो कीवर्ड है। जैसे कस्टमर को नेचुरली क्या चाहिए, पैसा कभी भी विड्रॉ कर सके, चेक कलेक्शन फैसिलिटी हो, बैंक बैलेंस चेक कर सके, तो ये सेविंग अकाउंट वाला है, इसे ही बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड जेनरिक बता दिया। इसके बाद अभी मैंने बताया एक्सपेक्टेड, बेसिक एक्सपेक्टेशन जो होती है। चलिए अब आता है सर ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है कि यहाँ पे कस्टमर जो एक्सपेक्ट नहीं करता, बैंक वॉलंटरली दे दे, अपनी स्वेच्छा से दे दे। कस्टमर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लेकिन बैंक वॉलंटरली दे दे, बियॉन्ड बेसिक एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड होता है। कस्टमर ने डिमांड नहीं की, मार्केटर खुद आकर दे रहा है। इसमें इसलिए दिया जाता है ताकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए, इसका एक ही रीजन है दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसी कारण से दोस्तों ये हमारी ऑगमेंटेड प्रोडक्ट दी जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर डोर स्टेप चेक कलेक्शन, फ्री चेक कलेक्शन, एनीवेयर बैंकिंग। तो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में याद रखिएगा, ऑगमेंटेड फीचर ही प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसका बेस्ट पार्ट है। फिर आता है सर चौथा में पोटेंशियल प्रोडक्ट, यानी कल का प्रोडक्ट है जो आज शायद अवेलेबल ना हो, सारे टुमारो प्रोडक्ट आते हैं। इनको हम लोग इनोवेशन, रीडिजाइन, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के माध्यम से बिल्ड करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर बैंकिंग फ्रॉम कस्टमर लोकेशन, टर्मिनल बैंकिंग एट कस्टमर साइट, कार्डलेस एटीएम विड्रॉल। फिर आता है प्रोडक्ट का इवोल्यूशन, यानी हर स्टेज इंक्रीमेंट वैल्यू ऐड करता है, पूरा इवोल्यूशन कस्टमर सेंट्रिक है, सेटिस्फैक्शन ड्रिवन है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। यानी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है रिव्यू करने का, रीडिजाइन करने का और रीपोजिशनिंग करने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जेनरिक वाला हमारा कोर यूटिलिटी प्रोडक्ट होता है, एक्सपेक्टेड यानी मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ऑगमेंटेड यानी एक्स्ट्रा वैल्यू, और पोटेंशियल में क्या होता है सर, फुल इनोवेशन होता है, ये याद रखेंगे। जेनरिक हमारा बेसिक कोर प्रोडक्ट है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता जेनरिक में। एक्सपेक्टेड यानी प्रोडक्ट फीचर जो कि मिनिमम कस्टमर एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करे। तो जेनरिक से बेसिक एक्सपेक्टेशन से सेटिस्फैक्शन, ऑगमेंटेड से कंपटीशन जीतिए और पोटेंशियल से फ्यूचर डोमिनेट कीजिए। बस ये हमारा लेविट मॉडल है, एक बार क्लियर हो गया से। तो बेसिक कोर प्रोडक्ट है जेनरिक, एक्सपेक्टेड यानी कि जो कि कस्टमर को चाहिए ही चाहिए, एक्सपेक्ट करते हैं। ऑगमेंटेड यानी कि ऐड किया जाता है एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करने के लिए, और पोटेंशियल तो जानते ही यहाँ पर कस्टमर को रिटेन करने के लिए होता है। तो जेनरिक कोर है, एक्सपेक्टेड बेसिक नीड है, ऑगमेंटेड वैल्यू ऐड करता है, पोटेंशियल इनोवेशन है। दैट इज ऑल फॉर दिस पार्टिकुलर वीडियो। अब हम लोग इसके पार्ट 2 में आगे के यूनिट्स को कवर करेंगे। आपको यदि पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो मुझे व्हाट्सएप करें, इस नंबर पे, नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। बहुत ही, यदि वीडियो पसंद आया हो एक लाइक कीजिएगा, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा यदि कोई इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए तो।